मैंने ना रिसर्च करके 10 अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स निकाले हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल हैं, जिसको डिजिटल मार्केटिंग तेजी से ग्रो कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और टेलर ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स के बफर पॉइंट्स हैं। इसके नाम के अंदर कहीं पर नहीं आ रहा मार्केटिंग एक्सपर्ट। मगर अगर एक बार वो 10% माल बिक जाता है तो उस 10% के अंदर जो उसको प्रॉफिट आता है वो उसके जो है ना उसके 5 गुना 8 गुना सेल के आसपास का प्रॉफिट होता है जो दूसरी बड़ी कंपनी का होता है। कि आप आए कैसे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज जब आपने शुरू किया होगा तब तो था ही नहीं डिजिटल, एटलीस्ट इंडिया में। तो इट इज काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन होता है कभी कभी किसी किसी लाइफ के अंदर। मेरा मानना है कि कई चीजें आप लाइफ में चुनते हो और कई चीजें लाइफ में आपको चुनती है। आई फुली सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजी। स्टडीज ये कहती हैं कि 80% ऑफ योर कन्वर्जन्स आर लाइंग इन द फॉलोअर। अब आपने सारा उससे डिस्कशन करा, सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी, सारा उसको एजुकेट करा, बट जब खरीदने का टाइम आया उसने जाके ऑर्डर किसी और को दे दिया। तो बहुत पेनफुल होता है ये सेल्स के लोगों के लिए, लाला जी। इट इज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ धंधे की बात बजाज के साथ। तो आज के एपिसोड में वी हैव अ सीजन्ड प्रोफेशनल, समवन हु इज सीजन्ड प्रोफेशनल इनटू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मुझे लगता है एक ऐसा डोमेन है जो बहुत ज़्यादा एमएसएमई एसएमईज बिजनेस ओनर को करना चाहते हैं बट फिर भी समझ नहीं आता। एंड दैट इज माई रीजन टू कॉल हिम ऑन द शो, सो दैट ये डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें सही करनी है, कैसे इस साइंस को हम छाप के अपना धंधा ग्रो कर सकते हैं, इस पे बात की जाए। सो इफ यू आर समवन हु रियली वांट्स टू ग्रो देयर बिजनेस, I suggest you watch this episode till the end and let us know your thoughts in the comments. So, welcome to today's episode. Today we have a very special guest और आज कुछ बातें एक ऐसे टॉपिक पे करेंगे जो बहुत बिजनेस ओनर्स के लिए हेल्पफुल है, which is we will deep dive into digital marketing. So, thank you Manoj ji for being here. We really a deep gratitude. माई प्लेजर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। तो मैं आपके बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, सो व्हाट आई नो कि यू हैव नाउ ओवर 25 years ऑफ एक्सपीरियंस और आपने 4,70,000 कॉपीज ऑफ योर बुक्स, ओवर आई थिंक 26 बुक्स हैव बीन सोल्ड जी। तो आप थोड़ा सा जस्ट फॉर एवरीवन, आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि आप आए कैसे इस इंडस्ट्री में, बिकॉज जब आपने शुरू किया होगा तब तो था ही नहीं डिजिटल, एटलीस्ट इंडिया में। तो आई वुड से इट वाज वेरी लिमिटेड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट वाज काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन होता है कभी कभी किसी किसी लाइफ के अंदर। तो मैंने अपना दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद मैं फर्स्ट जॉब के अंदर था। तो जॉब में मेरे को लगा कि शायद मेरे को बिज़नेस करना चाहिए। मैंने अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट करा कि उसमें हम लोग बुक्स डिज़ाइन करते थे, बुक्स, मैगज़ीन्स या चिल्ड्रन बुक्स। तो उसमें आर्टिस्ट का काम होता था, तो टीम थी। तो बहुत मेहनत करने के बाद जो है ना, ग्रो नहीं कर रहा था बिजनेस वो। तो ग्रो नहीं कर रहा था तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे करें क्या करें। ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2000 के अंदर मैंने स्टार्ट करा था। तो 10-11 साल काफ़ी घिसाई करने के बाद आई फोल्डेड दिस बिजनेस विथ ह्यूज लॉसेस, हैवी लॉसेस, बिकॉज समझ ही नहीं पड़ रहा था। क्योंकि जहाँ पर हम जाते थे वहाँ पर लोग बोलते थे आप बड़ा महंगे हैं। आई थिंक व्यूअर्स या बिजनेस ओनर शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। और टिपिकली जब आप बोलते हैं लोग आपको कि आप महंगे हैं, तो टिपिकली हम लोगों का एक रिस्पॉन्स होता है कि सर क्वालिटी है तो महंगा तो लगेगा ही लगेगा, तो क्वालिटी भी तो देखो। क्वालिटी भी देखो। बट जब भी मैं ये बोलता था उससे बात तो बनती नहीं थी। खैर एनीवे, समझ नहीं पड़ रहा था। इसी बीच में मेरे पार्टनर राजीव, जिनसे मैंने अभी आपको मिलवाया था, उन्होंने मेरे को अप्रोच करा लगभग 2007-8 के आसपास। एंड वी सेड कि उस टाइम तक मेरे को लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया था अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड। एंड ही हैड अबाउट 12-13 साल के एक्सपीरियंस ऑन डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स डेवलपमेंट के जैसे होते थे। तो डेवलपमेंट का स्टार्ट करा। हमारे को लगा हमारे को दोनों को 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, तो लेट अस स्टार्ट ए वेब डेवलपमेंट बिजनेस। अब हमने कुछ वेबसाइट्स वगैरह करी। तो उस टाइम के ऊपर जो है मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 के आसपास की। तो हम लोग जो है उस टाइम पे स्टार्ट करा था हाईली स्पेशलाइज्ड वेबसाइट कस्टम डेवलपमेंट के ऊपर। तो उसमें हम लोग 1-1.5 लाख रुपए के आसपास हमारी फीस थी। उसमें 1-2 ऑर्डर्स मिल गए एट दैट टाइम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
क्योंकि हमारा ना बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट का था. इट वाज नॉट काइंड ऑफ रन ऑफ ए मिल कि आपने 2 पेज की, 5 पेज की, 10 पेज की वेबसाइट बना दी. तो जो हम टेक्नोलॉजीज जो हमने राजीव का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत कटिंग एज के ऊपर था. तो हमारे को 2-3 ऑर्डर्स मिल गए. फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार आप तो बहुत महंगे हो. तो मैंने कहा यार तो बात बन नहीं रही. उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, मार्केट की सुननी चाहिए. कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो भगवान अगर खुद आके कह रहे हैं कि आप महंगे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत होगा. तो हमने जो है एक नई ऑफरिंग लॉन्च करी 50-60 हज़ार की रेंज के अंदर विद डिफरेंट टाइप ऑफ फुलफिलिंग जो आपके रिक्वायरमेंट्स थे. तो 50-60 हज़ार के ऊपर फिर हमारे को 2-4 ऑर्डर्स मिल गए. फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप तो बड़े महंगे हो. तो सारा कुछ सोचने समझने के बाद हमने एक 20-1 हज़ार के आसपास में रेंज स्टार्ट कर दी. हमने पीछे बैकएंड के ऊपर काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम करा और हमारे को लगा कि बस हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा हम 2 दिन के अंदर साइट कंप्लीट करके दे देंगे. तो फिर 20 हज़ार के ऊपर 1-2 ऑर्डर्स मिल गए. फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप बड़े महंगे हो. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार, 1.5 लाख से हम लोग 20 हज़ार के ऊपर आ गए हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं महंगे हो. तो एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे पूछा यार आपको महंगा क्यों लग रहा है, आप कंपेयर किससे कर रहे हो. कहता है जी आपने जस्ट डायल का नाम सुना है. मैंने कहा हाँ जी सुना है. कहता है जस्ट डायल के ऊपर तो 3,000-4,000 से वेबसाइट बननी शुरू हो जाती है, आप 20,000 का दे रहे हो. आप अगर इसको आधा भी कर दोगे तब भी मेरे लिए 4 गुना है, 3 गुना है. तो मैं आपसे क्या ही बात करूं मैं इसके अंदर. तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया उस टाइम के ऊपर. जस्ट डायल तो वेबसाइट ही बना रहा था नहीं, जस्ट डायल के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स थे ना कि आप सर्च जैसे इंडिया करते मार्ट थे. में होता है. हाँ Right. हाँ, तो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, आप उनसे बात करते थे तो वो 3,000 से 4,000 से. तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ था कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ आप कैपिटल रख लेते हो ताकि कुछ साल, क्योंकि बिजनेस तो अर्न करेगा नहीं, खर्चे ही होंगे. तो उस टाइम के ऊपर जो है ना हमारी कैपिटल जो है डिप्लीशन काफ़ी हो गया था और मेरे को लग रहा था कि अगर अब 2-3 महीने काम नहीं बना तो मेरी स्कूल की फीस मैं डॉटर की कैसे दूंगा मैं. उस टाइम पे वो सिचुएशन आ गई थी. तो उस टाइम पे डेस्परेशन थी, हमने जस्ट डायल में भी रजिस्टर कर लिया कि हमने सोचा कि चलो जस्ट डायल से लीड्स आएंगी, कॉल्स आएंगी, उनको कन्वर्ट कर देंगे. बट बात फिर वहाँ पर भी नहीं बनी उसके अंदर. खैर एनीवेज, एक हमारे को ऐसे कॉल आई और उसने उनको बोला, हमारे को बोला कि आप ना 2 अक्टूबर के दिन आ जाओ. तो 2 अक्टूबर के दिन ना आश्रम है, वो बंद रहता है. तो आप आओगे, आपसे बातचीत करके हाथ के हाथ फाइनल कर देंगे, चेक भी दे देंगे. अब चेक का नाम सुन के मेरे को लगा ये तो नियरली क्लोज डील है ये. मैं, राजीव और मेरे उस टाइम पे जो मार्केटिंग के पर्सन होते थे, हम लोग 3 लोग गए. उस टाइम पे मेरे पास वाइट ऑल्टो होती थी, मैं चला करके अपना पहुंच गए वहाँ ये पर. सर क्या टाइम की बात है? ये है 2010, 9 एंड और 10 के आसपास की, 2009 की. हाँ, 2009 के 10 के आसपास की. सो यू हैव सीन दोस डेज, वो स्ट्रगल वाली जर्नी. हाँ हाँ हाँ. तो वहाँ पर हम पहुँच गए. उन्होंने बोला था कि आप 11 बजे के आसपास आ जाना. तो कहते हैं कि आश्रम जो है ना थोड़ा सा गलियों में घुस के है, तो आप एक स्पेसिफिक स्पॉट पे आ जाना, वहाँ से कॉल करना, हम आपको बता देंगे कैसे आना है, लेने आ जाएंगे. 11 बजने में 2-4-5 मिनट पहले पहुँच गए और मैं उसके बाद 2 घंटे कॉल मिलाता रहा. नोबडी पिक्ड अप द कॉल. उस दिन जाना जैसे होता ना दिल में कुछ मतलब कुछ टूट सा गया यार, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ. ये उस दिन बड़ा रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट व्हाट वी साइंड अप फॉर. दिस समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग. कहीं ना कहीं कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. सो दैट फोर्स मी टू रीथिंक कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. उस दिन समहाउ मेरे को, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करा, तो मैंने रियलाइज करा कि यार हमारी ना ऑफरिंग ही गलत है. क्यों गलत है कि हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, हम ऐसा कुछ कर देंगे, वैसा कुछ कर देंगे. लाला जी को फ़र्क ही कुछ नहीं पड़ता. लाला जी कहते हैं मेरे को साइट दे दो, कैसे भी दे दो. उनको जो है HTML के अंदर और वर्डप्रेस के अंदर और ड्रूपल के अंदर या मैजेंटो के अंदर या किसी ज़ेनकॉर्ड के अंदर कुछ फ़र्क ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है. और हम कह रहे थे हम तो इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर, इतना हाई एंड के ऊपर काम कर रहे हैं. तो मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि दैट नोबडी नीड्स अ वेबसाइट. वाई डू दे नीड ए वेबसाइट? जस्ट टू टिक ए बॉक्स, क्योंकि मार्केट में बाकी लोगों की भी है तो मेरी भी होनी चाहिए. अब क्या चीज़ है जो मैटर करती है धंधे के अंदर, कि क्या वेबसाइट धंधा ला के दे सकती है. अगर आप कोई ऐसी सिस्टम कर दो जिससे वेबसाइट धंधा ला के देना शुरू कर दे, लीड्स ला के देना शुरू कर दे, बिजनेस ग्रोथ करना शुरू कर दे, तब तो लाला जी के लिए वो इम्पोर्टेंट है. मगर अगर आपकी वेबसाइट ऐसा नहीं कर सकती, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है. फिर वो 5,000 की बनाओ या 50,000 की बनाओ, वो ज़ीरो ही वैल्यू है उसकी. या 5 लाख की बनाओ. Now also do you think the same way? In fact, that is the point of time when I started realizing कि यार मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है. तो अगले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, आई रेड more than 200 books on marketing from the web. खरीद के पढ़ी. एंड देन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ,
लकी एनफ कि मेरे पास राजीव था उस टाइम के ऊपर, द ब्रिलियंट, द मोस्ट टेक्निकल गाय आई हैव एवर मेट एंड सीन। तो जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम के ऊपर, मैं उसको बोल रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करते जाओ एंड some of the things we were implementing quickly and we started seeing results immediately. And मेरे को याद है एक मैं कंपनी को हमने वेबसाइट रोल आउट करी, उनसे मैं 2006 के आसपास जो है मैं उनसे जर्मनी के अंदर मिला था, बुक मैसे करके एक वहाँ पर एक फेयर होता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुक फेयर। तो वहाँ मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, कहते हैं यार तुम लोग बड़ी बात करते हो डिजिटल मार्केटिंग, कहते हैं मेरी 10 साल से वेबसाइट है, 54 की सेल नहीं है, 54 मीन्स 25 पैसे, 54 की सेल नहीं है इसके अंदर, तुम लोग बड़ी बात करते हो। मैंने सुना और मैंने उनको बोला, मैंने कहा उस टाइम के ऊपर फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन वगैरह इस टाइम पे नहीं होते थे, मैंने कहा 1 2 3 कार्ड्स होते थे, याहू इंडिया होता था, रीडिफ के कुछ कार्ड्स वगैरह के ऊपर सेल्स होती थी, मैंने कहा उनकी सेल आती है, आपकी सेल नहीं आती, तो डोंट यू थिंक कि ई कॉमर्स की साइंस में प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो बनाया हुआ उसके अंदर कहीं पे प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाट मेड हिम थिंक। और उसके बाद 2 या 3 साल के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि यार हमने जो करना था कर लिया, नहीं समझ में आ रहा, तुम कुछ हेल्प कर सकते हो। तो 2006-7 की बात कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड टू 2009, तो उन्होंने हमारे को हायर करा, हमने उनकी साइट डेवलप करी। मेरे को क्लियरली याद है 31 दिसंबर को हमने साइट का उनको ईमेल भेजा था लगभग 6-6:30 बजे कि कॉन्ग्रेचुलेशन जो साइट इज़ लाइव। प्लान था कि 1 जनवरी को जो है सबको नई साइट दिखेगी। उनका सवेरे सवेरे 8 बजे के आसपास कॉल आ गया, मैं सो रहा था वहाँ पर उस टाइम पे। तो जैसे आपको कॉल आता है और आप सो रहे होते हो तो एकदम कहते हो ना कि हाँ भाई सो रहा था बजाज, कहते हैं नहीं जागा हुआ था, बताओ पड़ी देर तो मेरे को लगा कि कल रात को साइट लाइव करी है हमने, कोई बग या कोई इशू ना आ गया हो, इसलिए अर्ली मॉर्निंग फोन आया, कहते हैं उठ जा साले ऑर्डर आ गया यार। Oh my God, शाम को wow. 6-6:30 लाइव करी और सुबह ऑर्डर आ सवेरे गया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, एंड दिस इज 2010 फर्स्ट जन। हाँ 2011 1 जनवरी। जब तक इंडिया में एटलीस्ट E-commerce नहीं स्मार्टफोन था। और ये सब कहाँ ही था, लाइक हाँ आई थिंक 1 जनवरी 2010, राजीव मेरे को बता रहा है 2010 नॉट 11। ओके, सो उस दिन जो है मैंने देखा कि 6:30 बजे साइट लाइव हुई थी, 8:30 बजे के आसपास पहला ऑर्डर आया था, और मैंने इतना खुश जिंदगी में पहली बार ही देखा था एक 20-25 करोड़ की कंपनी को 725 रुपए का ऑर्डर आते हुए देख के। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जिसमें मेरे को वो जो इमोशन होती हैं जो आपकी आती है बाहर की, यार 10 साल से कोई ऑर्डर नहीं था और जिंदगी का पहला ऑर्डर आ गया ई कॉमर्स के ऊपर, मैं जानता नहीं कौन है, मेरे को मालूम नहीं कहाँ रहता है, एडवांस पैसे दे दिए उसने मेरे को और बोल रहा है माल भेज दो। नेगोशिएशन नहीं करना, कोई लाइक माल भेज प्रोडक्ट दो। नहीं दिखाना, कोई स्कीम नहीं देनी। हाँ, तो वहां से ना समथिंग क्लिक किया, यार ये तो चलेगा, ये चलेगा। और उसके बाद मैं ऐसा हजारों बारी सुन चुका हूँ, सर मेरी पहली लीड आ गई, मेरा पहला ऑर्डर आ गया, मेरा पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया, मेरे पहले B2B का ऑर्डर आ गया, मेरे को यहाँ पर एंट्री मिल गई, मेरे को वहाँ पर एंट्री मिल गई, मेरी वहाँ पर लिस्टिंग हो गई, मेरे को वो फायदा हो गया। ये तो दैट इज समथिंग लाइक, तो वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई कि मैंने मार्केटिंग के ऊपर कैसे काम करा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कैसे काम करा। दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड। सो जैसे मैंने कहा कि कई बार आपको लग रहा होता है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई इज गॉड टेस्टिंग मी सो मच, तो वो आपको बता रहा होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसके लिए तैयार हो जा। और कई चीजों के लिए मेरा मानना है कि कई चीजें आप लाइफ में चुनते हो और कई चीजें लाइफ में आपको चुनती हैं। तो कई फील्ड्स या कुछ ऐसा होता है जो विच इनडायरेक्टली कम इन योर लैप एंड योर बॉन्ड, मतलब आपका मिशन लाइफ में फिर वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजी कि यार कई बार ये चीजें आपको चुन लेती हैं। सो आई फील लकी। हम एक पॉडकास्ट ही शूट कर रहे थे एंड देयर वाज दिस फीमेल एंटरप्रेन्योर, वी नो हर फॉर 5 years एंड वी नो कितना मेहनत कितना काम वो करते हैं। एंड जब बातों बातों में इस तरीके से बात निकल के आई तो उनके साथ भी ऐसा था कि बिजनेस उन्होंने नहीं चुना, बिजनेस ने उनको चुना। और जब उनकी जो ट्रेड्स थे, पर्सनल स्किल्स थी, मैं उनको ऐसे बैठे यही बोलता था यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर, इसलिए वो डिवाइन इंटरवेंशन हो गई। शी इज क्रेजी रिस्क टेकर, शायद हम लोग भी ऐसा रिस्क ले सकते। उनकी हिम्मत का कोई जवाब नहीं। सुपर इम्प्लीमेंटर की समझ में आ गया ये करना है तो बस फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाना है। मैं कहा यू आर बॉर्न टू डू दिस, इसलिए यूनिवर्स ने चुना है। So maybe this is the same reason you are living to your mission, and that is why it is impacting so many lives, so many businesses.
कितने लोग के धंधे चलते हैं बिकॉज प्रॉफिट बनते हैं बिकॉज आपकी हेल्प से. नो बट यू आर द मीडियम. पर ये ना सर बड़ा वो है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें ना तो बड़े, एक तो आजकल हर गली गली में ये वर्ड यूज हो गया है और बड़े लोग ना अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं. कई लोग सिर्फ एक फेस्टिवल ग्रीटिंग बना के कोई ग्रुप पे डाल देते हैं, सोचते हैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग हो गई. तो आपका पर्सपेक्टिव एज अ प्रोफेशनल जो who's seen this field, what according to you is डिजिटल मार्केटिंग? हाँ, सो मैं 1 मिनट के लिए बताऊंगा. डिजिटल मार्केटिंग इज मार्केटिंग डन डिजिटली. मार्केटिंग डन डिजिटली का क्या मतलब है कि अगर आप कोई ऐसी तरीके से अपना मैसेज भेज रहे हो इसमें फ़ोन, ईमेल या इंटरनेट यूज़ होता है, तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हो इन एनी वे शेप और फॉर्म. बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ मार्केटिंग. अगर आपको ये मालूम है कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको डिजिटली कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग अननोइंगली पैसा, टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज इतना ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं इन द नेम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन द नेम ऑफ ब्रांडिंग, जिससे रिजल्ट्स नहीं आते. अब चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो ब्रांडिंग का काम, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो फेसबुक के ऊपर या सो कॉल्ड मेटा के ऊपर, इसको मेटा बोलते हैं, या इंस्टा के ऊपर, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है. सो मार्केटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं मार्केटिंग सिखाता हूँ डन डिजिटली. राइट. अब डिजिटल इज जस्ट द मीडियम, बट वो साइंस को यस आप अदर Yes. प्लेसेस भी लगा सकते हैं. सो योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी सच, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. कि आप इसको डिजिटल में, यानी कि आप डिजिटल में अगर मैं बात करता हूँ गूगल के अंदर गूगल एड्स होता है, एसईओ होता है, फिर उसके बाद माई बिजनेस होता है, उसके बाद फेसबुक होता है, उसके बाद इंस्टा होता है, अब इसको मेटा के अंदर में आ गया, व्हाट्सएप है, ईमेल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, एक्स है, वाई है, जेड है. तो स्ट्रैटेजी जो है आपकी क्या है. अब यही सेम चीज़ अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन के अंदर जो है आपका न्यूज़पेपर में ऐड देना है, मैगजीन में ऐड देना है, होर्डिंग लगाने हैं, बोर्ड्स लगाने हैं, बिलबोर्ड्स लगाने हैं, आपको जो है लीफलेट्स बांटने हैं. अगर हम थोड़ा बजट हायर कर लेते हैं उसके अंदर तो हम कहते हैं रेडियो पे जाना है, टीवी पे जाना है. बट वेयर इज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? सो हमारा जो ट्रेड है बेसिकली वी हैव अ डिटर्जेंट ब्रांड एज यू नो. तो उसके अंदर मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्टिकर लगाते हैं. तो स्टिकर में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फोटो डालते हैं और उसका नाम लिख देते हैं, लोगो लगा देते हैं और स्टिकर लग गया. एंड आई नो फॉर मैक्सिमम ब्रांड्स दैट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. एंड मतलब ये आई थिंक दिस इज लाइक अ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू यू. क्लियर? ए बिग वन. मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर से, मैं हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर से मैं हर महीने मिलता हूँ. मैं अभी तक के हिसाब से मैं 7-8 हज़ार बिजनेस ओनर से 13 कंट्रीज से मैं मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ मैं. तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे पास प्रोडक्ट है, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट है, बेस्ट इन वर्ल्ड प्रोडक्ट है, मगर सेल नहीं है. मैं कहता हूँ कि यार जिस दिन आपने प्रोडक्ट बनाने का या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने का या बिजनेस बनाने का सोचा था, आपने बिजनेस बनाने का सोचा, इसका क्या मतलब सोचा कि मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? आपने कभी ये तो सोचा ही नहीं बिकेगा कैसे, बेचूंगा किसको, कितने का बिकेगा. अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो बन जाएगा, सेल कैसे होगी? कैसे टारगेट कस्टमर कौन है, क्या है? अब इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग. मैं अगर एक नॉर्मल लाला जी की, मैं बिजनेस ओनर को ना, एंटरप्रेन्योर को लाला जी बोलता हूं. तो इतने सारे लाला जी हैं. मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ. मार्केट है जैसे सदर बाजार, चावड़ी बाजार, ऐसे वो भी अच्छे खासे हज़ारों करोड़ के बिजनेस वहाँ से रन हो रहे होते हैं. अब एक लाला जी हैं, सवेरे अपना तैयार होके जाते हैं, वो अपना 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे दुकान खोल देते हैं. वैसे मार्केट का टाइम खुलने का 11 बजे. क्या सोचते हैं माइंड में, दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मार्केट 11 बजे खुलेगी, कोई भूला भटका ग्राहक आ गया तो पहले हमारी दुकान पे आ जाएगा. और यही होता है, रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं. मार्केट बंद हो जाती है 7 बजे. वो कहते हैं यार चलो कोई मार्केट में रहा सा कोई ग्राहक होगा तो कोई सारी मार्केट बंद होगी तो हमारे पास आ जाएगा. अब एक तो मार्केटिंग का जो है डेकोरम जो है वो भी डिस्टर्ब होता है. उससे क्या होता है कि इतने खोली हुई तो मैं भी खोल लेता हूं. मगर आप ये देखो कि अल्टीमेटली आप जो है ना भगवान भरोसे वहां पे बैठे हुए हो, आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है, आपका कंट्रोल नहीं है. हाँ. तो अब यहाँ पर जो है ना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो. जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, आपने स्टार्ट ही क्यों करा था? जनता सेवा के लिए. हाँ हो सकता है, मगर अल्टीमेटली आपने कुछ लाइफ गोल्स बनाए होंगे
कि मैं लाइफ में फाइनेंशियली ये चीज़ें करूंगा, बच्चों को इन स्कूल्स में भेजूंगा, मैं ये कार चलाऊंगा, मैं इन कंट्रीज में जाऊंगा, वाइफ को मैं ऐसे करूंगा, अपने पेरेंट्स के साथ मैं ऐसे करूंगा, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ करूंगा। मेहनत इतनी कर रहे हैं मगर उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिसिंग है, सेल्स स्ट्रैटेजी मिसिंग है। प्रोडक्ट अच्छा है मगर क्योंकि वो एनफ नहीं बिक पा रहा, तो जिसकी वजह से जो रिजल्ट आप ट्रूली डिजर्व करते हैं वो आपको मिल नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आते हैं मेरे पास। मार्केटिंग लाला जी को समझ आती है, नहीं आती है? अब आनी शुरू हो गई है। अब आ गए हैं। तो सर ये मतलब आपकी बात से ना एक बात मैंने समझी कि ये कहना ठीक होगा कि बहुत सारे लोग, अभी आजकल ट्रेंड है तो बहुत सारी कंपनीज, पैसा भी होता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को पैसा बांट देती है एंड इवेंचुअली देयर इज नो रिजल्ट बिकॉज मे बी उन्होंने हायर कर दिया और वो पोस्ट बना रहे हैं अपने हिसाब से या कोई रील बना रहा है, कुछ बना रहा है, बट उसके पीछे जो माइंडसेट होना चाहिए कि भाई टारगेट क्या है, जाना किसके पास है या उससे रिजल्ट क्या चाहिए, वो तो लाला जी ने बताया नहीं उनको। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कहाँ दिमाग लगाएगी इतना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अमेजिंगली शार्पनेस से आपने बात करी। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। अब लाला जी को लगता है डिजिटल है, मैं हूँ नॉन टेक्निकल, मेरे को तो पता ही नहीं है। अब डिजिटल एजेंसी को बटन दबाने तो आते हैं, उनको आपके धंधे के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब यहाँ पर ये लोग बैठ के काम करते हैं, तो अगर आप एक्सेप्शनली लकी हो तो रिजल्ट आ जाता है, मगर मोस्टली रिजल्ट्स नहीं है। नहीं आते। फील गुड है, मैंने देखा है आपके प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है अपने ना प्रोडक्ट को बच्चे जैसा प्यार करता है। खूबसूरत सी फोटो बनी हुई होती है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेता है, फेसबुक पे लगा लेता है, 2-4 लोग लाइक हार्ट भेज देते हैं, वो खुश उनको लगता है कि मेरी मार्केटिंग सही हो गई, मेरा ब्रांड बन गया। राइट। तो बट इट्स ऑल अ हैलुसिनेशन अगर वैसे देखो तो। हाँ, मगर इसके अंदर जो है ना, एक्चुअली अगर इसको हम स्ट्रैटेजिकली सोचे ना, ये बहुत ही सिंपल है। ये सिंपल एंड पावरफुल। बहुत पावरफुल है, सिंपल है। जो आपने बोला कि ये ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे को लगता है बस हम एक एजेंसी हायर करेंगे और वो मतलब वारे न्यारे करवा देंगे। मैं टिपिकली लोगों को ये बोलता हूँ, यार आप इसको लॉजिकली सोचो कि अगर एजेंसी अगर आपके 10, 20, 50 करोड़ के बिजनेस को आप कहते हो 20, 100, 200 करोड़ का कर दे, तो वो खुद 10,000 या 20,000 या 50,000 में आपके लिए काम क्यों कर रहे होते? वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो वो अपना ही धंधा जो है 50-100 करोड़ के ऊपर चमका रहे होते उस टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब कि उनको एक सेट ऑफ सर्विसेज हैं, उनको एक सेट ऑफ एक्सपर्टीज है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन सा सर्विस चाहिए, कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए, सो दैट यू कैन हायर द राइट एजेंसी। अब आपने एक्सपर्ट तो हायर कर लिया, मगर वो एक्सपर्टीज आपको चाहिए ही नहीं थी, तो वो एक्सपर्टीज आपके किसी काम की नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस को तेज़ी से ग्रो करने के लिए। आपको चाहिए गूगल एड्स, आपने हायर कर लिया एसईओ एक्सपर्ट का बंदा। अब वो कितना एक्सपर्ट है या कितना एक्सपर्ट नहीं है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, आपको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको ये स्किल सेट मीडियम ही चाहिए गलत हो गया। मीडियम गलत हो गया। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बेसिकली दर्द पेट में था और आप चले सिर के डॉक्टर के पास गए, वो वाली बिल्कुल प्रॉब्लम। वेरी वेल पुट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो टिपिकली जब लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर ये गलत तरीका है तो फिर सही तरीका क्या होना चाहिए, इफ इट इज ओके विद यू, मैं बड़ा ब्रीफली मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो मार्केटिंग के अंदर जो है ना 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको बात करनी किससे है, जिसको हम एमबीए की लैंग्वेज में बोलते हैं टारगेट ऑडियंस या टीजीएस, टारगेट ग्रुप्स, या इसके अंदर और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तो टारगेट पर्सोना। मैं कहता हूँ बिल्कुल सिंपल कर दो यार, बिल्कुल सिंपल कर दो, बात करनी किससे है। अब बात करनी किससे का मतलब, लोग मेरे को बताते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन है, तो वो लोग बोलते हैं कि एनीबडी हु वांट्स टू बाय माय प्रोडक्ट और हु नीड्स माय प्रोडक्ट इज माय टारगेट ऑडियंस। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वन विच आई हेयर। अब आप देखो कि सुन के लॉजिकली तो ठीक लगता है, मगर इसमें एक बहुत मेजर फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है इसके अंदर कि अगर आप ये कहते हो एनीबडी हु नीड्स माय प्रोडक्ट इज माय टारगेट ऑडियंस, बट अगर आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि 140 करोड़ में से कितने लोगों को चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप पहुंचोगे कैसे उन तक। अगर आप उन तक, वो आप तक, या आपका मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहा, तो आपकी मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती। अब लोग थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा ये बोलते हैं कि यार ऑल women starting their age from 18 years up to 45 years in HNI segment, traveling very frequently abroad are my target audience in India.
अब सुन के बड़ा फैंसी लगता है यार, वाह बस बंदे को फंडा मालूम है। अब आप देखो कि मेरी डेफिनेशन क्या है, बात किससे करनी है, चलो ये तो बात आ गई। अब वो आप तक या आप उन तक या आपका मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा? अब इस डेफिनेशन के अंदर वो बात तो है ही नहीं। अब आपका मैसेज वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कि अगर आप उन तक, वो आप तक, या आपका मैसेज उन तक नहीं पहुंच सकता, तो आपकी डेफिनेशन या तो गलत है या इनकम्प्लीट है। अब इसके अंदर है कि अगर मैसेज आप, नहीं पहुंच सकता मतलब हम टारगेटिंग नहीं कर सकते या उनको ढूंढ मतलब नहीं सकते आपने कि कोई ये अपना प्रोडक्ट दिखाना है, हाँ। तो उनको दिखाने के लिए आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए ना, उन तक पहुंचेगा कैसे? कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? आपके पास उनका ईमेल एड्रेस हो, आपके पास उनका मोबाइल नंबर हो। अगर हम डिजिटल की बात करते हैं तो क्या आप फेसबुक के ऊपर ऐसे ढूंढ सकते हैं लोगों को, या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे ढूंढ सकते हैं, या गूगल के ऊपर ढूंढ सकते हैं, या लिंक्डइन के ऊपर ढूंढ सकते हैं? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये मेरा स्पेसिफिक प्रोफाइल है, कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ मालूम नहीं है, आप पैसा लगा दोगे, रिजल्ट्स खास नहीं आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। 6 महीने 9 महीने के बाद आपको लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने किस लेवल की एजेंसी हायर करी है, हज़ारों या लाखों रुपए लग गए, और आप अपने आप को खुश करने के लिए कहोगे कि हमने ब्रांडिंग के ऊपर काम करा, मगर धंधा नहीं आएगा। और मेरे को जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इसमें यहाँ पर होता है, जो मैं बोलता हूँ कि यार आप अगर एक पैसा, मतलब 1 रुपया 1 मिनट अगर आप लगा रहे हो धंधे के ग्रो करने के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए उसका रिजल्ट क्या है। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा, डोंट डू इट। तो अब फेसबुक में कैसे मार्केटिंग होगी, उसकी साइंस है। इंस्टाग्राम में कैसे मार्केटिंग होगी, उसकी साइंस है। गूगल में कैसे होगी, उसकी साइंस है। लिंक्डइन में कैसे होगी, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर साइंस अलग तरीके से काम करती है। अब लाला जी को सारी साइंस पता होना जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ ये पता होना जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म वर्क करेगा। अब मैं उस प्लेटफॉर्म की एक्सपर्टीज को एज एन एजेंसी हायर कर लूंगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे। किससे बात करनी है और कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से करनी है, एंड देन मे बी थर्ड क्वेश्चन इज क्या बात। अब इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, बात करनी क्या है। ओके, बात करनी का क्या मतलब, करनी क्या का क्या मतलब है कि हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि हम अपने लीड्स को या पोटेंशियल बायर्स को मैसेज भेजते हैं, जवाब नहीं आता। हमने व्हाट्सएप करा, हमारे को देखा दोनों ग्रे हो गए टिक्स, दोनों ब्लू हो गए, जवाब नहीं आया। हम फ़ोन करते हैं तो वहाँ से कोई रिसेप्शनिस्ट या ईए फ़ोन उठाती है, वो कहती है सर बिजी हैं, सर मीटिंग में है, सर वेकेशन के ऊपर हैं, बात नहीं करवाती। और अगर हम कोई डायरेक्टली रिलेटिवली छोटी कंपनी के अंदर अगर लोगों से बात करते हैं, या तो वो फ़ोन ही पिक नहीं करता, या कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम बिजी, बाद में बात करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको तो मालूम है उससे बात करके आपको क्या फ़ायदा होगा, मगर क्या सामने वाले को मालूम है कि आपसे बात करके उसको क्या फ़ायदा होगा? क्या उसको मालूम है कि आपसे जुड़ के उसका बिजनेस के अंदर क्या फायदा या नुकसान होगा? या इवन मोर इंपॉर्टेंटली, आपसे अगर नहीं जुड़ा तो उसको क्या नुकसान हो जाएगा? ये है आपकी मार्केटिंग की कम्युनिकेशन। ब्यूटीफुल। इससे अलावा कुछ नहीं है। फोमो फोमो कि अगर मैं नहीं जुड़ा तो मेरे का नुकसान क्या होने मेरा वाला? नुकसान हो जाएगा। ओके, अब यहां पर अगर आप ये मैसेज उन तक कन्वे कर दो, तो टेबल जो है ना आपकी फेवर में टर्न हो जाती है। अब इंस्टेड आपकी आप उनके पीछे भागो, वो आपको कहते हैं सर आपसे 5 मिनट का समय चाहिए, आप प्लीज अपने समय निकाल के दे सकते हैं मेरे को। ये हो जाता है उससे। क्यों? क्योंकि उसको एक बार ही पता लग गया कि यार इनसे जुड़ूंगा तो मेरे को फायदा होगा, या इनसे मैं नहीं जुड़ा तो क्या नुकसान नुकसान हो सकता है? जाएगा मेरे को। तो बेसिकली जो छोटी सी विंडो मिल रही है आपको ये मैसेज देने की कि क्या बात करनी है, उसमें या तो बहुत ज्यादा हम 1 या 2 लाइन में बात कर सके कि क्या फायदा होना है, या ये बात कर सके नहीं करोगे तो क्या नुकसान होना है। तो Either फोमो में that, आदमी एटलीस्ट बात तो करे। एक बार ही बात कर लेगा, एक बार ही फोन उठा लेगा। अब ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक कैलिबर के बंदे को अगर मैं 10 मीटिंग दिलवा दूं, वो 2-3 तो लपेट करके ही आ जाएगा। मगर अभी तो फोन ही नहीं उठा रहा, मीटिंग ही नहीं हो पा रही, कॉल ही नहीं मिल रही अभी कॉल तो। ही नहीं उठा रहा वो बना, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहा, एसएमएस का जवाब नहीं दे रहा। एसएमएस तो खैर अब वैसे ही बहुत ज्यादा वो अनपॉपुलर हो गया, ओटीपी के काम आता है बस। पर यही एक बहुत बड़ा कारण है सर कि जो बात आपने बीच में बोली ना, बड़ी डीप बात थी कि एक तो बिजनेस ओनर को ये पता लग जाए ना कि इस चीज से, देखो बिजनेस ओनर्स बहुत मेहनती आदमी है तो अपने को भी पता है। नो डाउट। 365 दिन काम करा लो। नो डाउट। हम वो मालदीव फैमिली के साथ हॉलीडे पे गया है, वहां पे भी लगा हुआ वहां पे भी लगा हुआ है, उसके दिमाग में उसको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक 1 घंटा अपना करके आ जाएगा जो एक्टिविटी करनी है। करेक्ट। तो लेकिन उसको एक बार समझ में आ जाए इसका फायदा क्या है, फिर तो वो भी छाप देगा या पीछे पड़ जाएगा। और इसीलिए
डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ पोस्ट बन रहे हैं फील गुड के लिए। बस अब कोई आदमी है जिसकी ऑफलाइन प्रेजेंस है, पूरा धंधा ऑफलाइन चल रहा है, डिजिटल कभी किया भी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा माइंडसेट बन रहा है, हमारी बात सुन रहा है कि हाँ यार ये चीज करनी है, तो व्हाट कैन बी द फर्स्ट फ्यू वेरी वेरी बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स जो आपको लगता है जो कि मैंने वो अभी आपको बताए वो हैं। ले, हाँ एग्जैक्टली जो मैंने आपको ये मतलब बताया स्टार्ट कहाँ से करे बंदा? हाँ, तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि गूगल के ऊपर एक फ्री टूल आता है जिसको हम बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। उसको यूज करके आप मुश्किल से 5 से 15 मिनट के अंदर बता सकते हो कि क्या गूगल आपके लिए यूजफुल है। अब लोग सीधा ही जो मतलब छूटते ही क्या गलती करते हैं लोग, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, एक एसईओ की एजेंसी हायर करते हैं और उसको लगा देते हैं। ये पहला स्टेप होता है पहली डिजिटल गलती है। मार्केटिंग। पहली गलती हो गई। हाँ। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि डिजिटल के अंदर गूगल के अंदर आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपने एसईओ लगा दिया, एजेंसी आएगी आपसे पैसे लेना शुरू कर देगी हर महीने आपका चेक जाना शुरू हो जाएगा। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप कहोगे यार पैसा तो बहुत लग गया, रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। फिर आप एजेंसी को बुलाओगे, एजेंसी कहेगी देखो जी आपने मेरे को ये कीवर्ड्स दिए थे, इसको मैंने इतने कीवर्ड्स इतने पेज के कैसे ऊपर देख ला सकते हैं दिए। कीवर्ड प्लानर पे कोई, अगर जैसे आपने बोला 5 से 15 मिनट में कोई हाँ, इसका एक वो अभी है? 1 मिनट में बता ठीक देता हूँ है। मैं। तो एजेंसी वाली कॉन्वर्सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। पीपल अ लॉट ऑफ देम वुड प्रोबेबली बी एबल टू रिलेट विद दिस कि एजेंसी आती है आपके पास, हर महीने आपसे चेक ले जाती है और इवेंचुअली जो है 8 महीने 10 महीने के बाद डिपेंडिंग ऑन आपने 30,000 50,000 75,000 कितना भी पैसा दिया है, आपके 2 4 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर लाला जी को रियलाइज होता है यार 5 लाख रुपए लग गए, 3 लाख रुपए लग गए, धंधा तो कुछ आया नहीं। तो वो एजेंसी को बुलाता है, एजेंसी वाला बंदा आता है वहां पर, वो उनसे बोलता है कि यार इतने टाइम हो गया, रिजल्ट तो कुछ आई नहीं। कहता है सर क्यों नहीं आए रिजल्ट, आपने मेरे को कीवर्ड्स दिए थे, ये देखो 25 कीवर्ड्स 30 कीवर्ड्स दिए थे, इतने कीवर्ड इतनी रैंक के ऊपर आ गए, ये पेज 1 के ऊपर आ गए, मैंने आपको यही प्रॉमिस करा था आपको रैंकिंग ला के दूंगा, देखो ला के दे दी। अब लाला जी होते हैं थोड़े से इम्पेशेंट, अब वो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोल सकता। तो धंधा का है। अब वो कहते हैं इस रैंकिंग का क्या करूं मैं, सर मेरी बात कीवर्ड की हुई थी, कीवर्ड तो आपने दिए थे, मेरा काम रैंकिंग लाने थे, रैंकिंग ले दी, धंधा आप जानो, आपको देखो आपको कैसे करना है। लाला मन में सोच रहा होता है 5 लाख का टारगेट डीलरों को दिया होता हाँ। तो पता नहीं कितनी कन्वेंशनल माइंडसेट। तो सर आपका मैंने प्रोग्राम देखा एंड एक तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिट एक्सप्लोजन मास्टरी, and I know so many people who are already getting amazing results from this. So थोड़ा सा बताएंगे brief में कि क्या है and how like really people are getting benefits out of it, because थोड़ा सा I want to really know कि कैसे the good work you're doing is helping in the bigger picture, it's helping the economy of the country. सो मैं आपको वर्कशॉप जो मेरा है प्रॉफिट एक्सप्लोजन मास्टरी उसके बारे में भी बताता हूँ और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके के रिजल्ट्स लोग देख रहे हैं इसके अंदर। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि लाला जी को जो है ना ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या काम करेगा और उसको मेरे को काम करवाना कैसे है। बस अगर ये 2 चीज़ें पता लग जाए, लाला जी बहुत मेहनती होते हैं, वो छपवा डालते हैं रादर। तो यही साइंस मेरी यूज़ करके जैसे मेरे को रिजल्ट्स लोगों ने बताए हैं, एक मदर ऑफ 2 sons generated a business of 800 crores using the strategies of LinkedIn. 800 crores? Oh my god. Yes. Wow. Another person from Ludhiana generated a business of about 148 crores. Another person from Dubai, did my workshop और उनका बहुत बड़ा कंसर्न था कि मेरा तो कमोडिटी बिजनेस है। अब कमोडिटी बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग तो पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, तो जब मेरी उनसे डिटेल में डिस्कशन हुई तो मैंने उनको बोला कि आपको जो है ना इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है, इस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना है। एंड देन व्हेन शी अप्लाइड द साइंस शी वाज आल्सो ए ग्रेट इम्प्लीमेंटर। शी जनरेटेड अ बिजनेस ऑफ $6 million। अगर आप रुपी टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करें उसको तो 47-48 करोड़। हाँ, in about 3-4-5 months of doing the workshop. And I can go on giving you examples after examples how people thank me when they call me कि सर मेरा business grow कर गया। मैं बहुत आपको एक story बताता हूँ which is very close to my heart. One person came to me, he was from travels and tourism business. He said कि जब मैंने business अपना start करा था तब मेरे पास जो है ना मैंने 6 properties थी मेरी,
मगर बिजनेस चल नहीं रहा, उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहा, खर्चे हैं, तो मैं एक एक करके प्रॉपर्टी सेल करता जा रहा हूँ ताकि बिजनेस के अंदर मैं फंड कर सकूँ। अब मेरी 2 रह गई हैं, तो मेरे को आप ये बता दो कि क्या आपकी साइंस मेरे लिए काम कर जाएगी? तो मैंने उनको साइंस बता दी, स्ट्रैटेजी बता दी। फास्ट फॉरवर्ड 1.5 साल के बाद उनका मेरे को कॉल आया, 2 साल के बाद उनका मेरे को कॉल आया। ही सेड थैंक यू मनोज सर। मैंने कहा यू आर वेलकम, बट आप बताओ क्या रीज़न है थैंक यू करने का अचानक से? कहता सर मेरा बिजनेस 8 गुना बढ़ गया है और अब मेरे पास 12 प्रॉपर्टीज़ हैं। वाओ। तो बेसिकली आपको पकड़ अगर आ जाती है कि क्या करवाना है और कैसे करवाना है, जो कर रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना एक बारी लाला जी को समझ आ जाए, वो छाप डालते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर बताता हूँ, प्रॉफिट एक्सप्लोजन मास्टरी के अंदर। 5 महीने की वर्कशॉप है। वर्कशॉप के अंदर पहले हाफ के अंदर हम लोग जो है फंडामेंटल्स के ऊपर काम करते हैं ताकि सब बिजनेसेस के अंदर लीड्स आना शुरू हो जाए। और सेकेंड हाफ के अंदर हम बात करते हैं कि लीड्स आने से तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्स आना शुरू हो जाएं। और टुवर्ड्स द एंड मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना स्केल मोड के अंदर आ जाएं। सो दिस इज हाउ द वर्कशॉप हैज़ बीन डिवाइडेड। इट इज़ बेसिकली आई हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर एवरी बिजनेस ओनर, कि उनकी लीड्स आनी शुरू हो जाएं, उनका बिजनेस आना शुरू हो जाए। दैट इज़ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। लीड, क्योंकि खाली लीड्स आपने 10,000 लीड जमा कर ली, एक भी कन्वर्ट नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्कशॉप जो है हाथ की हाथ फ्री हो जाए, इतना जनरेट हो जाए बिजनेस, हाँ इतना धंधा आ जाए, और उसके बाद आप स्केलिंग मोड के अंदर आ जाओ ताकि लाइफ लॉन्ग इसको छापते रहो। तो ये वर्कशॉप के बारे में थोड़ा भी है। सेल्फिश होके हमारे बिजनेस के बारे में पूछ लूं आपसे हाँ, शो पे? बिल्कुल, कोई बिल्कुल, कोई absolutely। स्ट्रैटेजीज, बिकॉज आप बात कर रहे थे ना, तो मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था कि कोई ऐसी आपको लगे, यू ऑलरेडी हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट आवर बिजनेस, तो क्या ऐसा कुछ आप दे सको शो पे लाइव व्हाइल वी आर रिकॉर्डिंग, की जो आपको लगे कि ये बिजनेस जरूर आप कर सकते हैं एंड आई कैन। उसके लिए फॉर हेल्पिंग ऑडियंस अंडरस्टैंड कि क्या है, आप अगर ब्रीफली अगर 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा बताएं आपका क्या बिजनेस, सो दैट पीपल वुड बी एबल टू रिलेट विद इट। सो बेसिकली हमारा जनरल ट्रेड में वी एंड मॉडर्न ट्रेड में वी हैव अ डिटर्जेंट ब्रांड बाय द नेम ऑफ धूम डिटर्जेंट्स। ठीक है। उसके अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, लाइक डिटर्जेंट पाउडर्स, डिश वॉश, डिटर्जेंट केक्स, और इसके अंदर फिर अलग सब सेगमेंट्स होते हैं, लाइक अ प्रीमियम सेगमेंट, अ जनरल सेगमेंट, बट बेसिकली द इंटायर। सो हमारा जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी मॉडल होता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, कि हम अपना मटेरियल सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, वहां से वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, एंड फ्रॉम रिटेलर एंड देन टू कस्टमर। तो हमारा जो बहुत ज्यादा मार्केटिंग का उद्देश्य रहा है अभी तक जिंदगी में, वो ये रहा है कि हमें ट्रेड को इन्फ्लुएंस करना है, ट्रेड मतलब डीलर्स को, रिटेलर्स को, बिकॉज फॉर अस आर रिटेलर्स आर आर अल्टीमेट सेल्समैन पीपल, कि वो ही। एंड हम बहुत ज्यादा ना रूरल में ऑपरेट करते हैं, तो रूरल में क्या होता है कि आदमी विश्वास पे माल ले जाता है, ब्रांड अवेयरनेस अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि नहीं मेरे को यही चाहिए, अगर दुकानदार ने बोला कि अच्छा आया है ये आप ले जाओ, तो मान के ले जाता है। तो हम जो भी काम करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वैल्यू सिस्टम, हम बहुत ज्यादा रिटेलर फोकस्ड होके काम करते सो हैं, बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। हाँ, Yes. पूरा अपनी सेल्स टीम है, अपना सप्लाई चेन है, बिल्कुल ठीक है। 100% इन मैंने 3 to 4 स्टेट्स। हाँ, मैंने इतने बिजनेस ओनर से बात करके, मैंने ना रिसर्च करके 10 अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स निकाले हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल हैं, जिसको डिजिटल मार्केटिंग तेजी से ग्रो कर सकती है। अब इसके अंदर अगर हम आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बिकता है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग काम कर सकती है? तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम कर सकती है। कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर बिजनेस बढ़ाना हो तो टिपिकली 2 तरीके हो सकते हैं। कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर एक आपसे अगर मान लीजिए 1 करोड़ का माल खरीद रहा है या 10 लाख का माल खरीद रहा है, अगर वो 10 लाख की जगह 20 लाख का माल खरीदना शुरू कर दें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो भी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा लो, और तीसरा हो सकता है आप ज्योग्राफीज बढ़ा लो, और चौथा हो सकता है कि आप इसको इंडिया के बाद आप आउटसाइड इंडिया भी ले जाओ। तो इतनी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हैं। सेम अगर हम होलसेलर के लेवल पे देखते हैं, वो भी पॉसिबल है। सेम हम रिटेलर के लेवल पे देखते हैं कि अगर एक रिटेलर के पास 5 ब्रांड्स पड़े हुए हैं जो आपके और आपके कॉम्पिटिंग ब्रांड्स के हैं, अब मान लीजिए कि आपकी सेल उस रिटेलर के पास जो है 20% है 5 ब्रांड्स में से। अब आपको क्या कर सकते हो या कैसे उसको कन्विंस कर सकते हो कि 20 की जगह वो 30, 40, 50% आपका माल बेचना शुरू कर दे। अगर रिटेलर के पास से आपका माल ज़्यादा बिकेगा तो वो होलसेलर को ज़्यादा डिमांड करेगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा डिमांड करेगा।
तो अब आप क्या कर सकते हो ताकि रिटेलर की आपके माल की सेल बढ़वाने में आप उसको हेल्प कर दो। इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज हैं, इसके ऊपर फेसबुक की स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर इंस्टा की स्ट्रैटेजीज हैं। उसके लिए मेरे को थोड़ा डिफाइन आपको डिटेल आपको करना पड़ेगा उसके अंदर, बट इज दिस पॉसिबल? यस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी डन दैट। अब इसमें चाहिए क्या होगा कि आपको जो है ना रिटेलर्स नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा या उसका डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको बात करनी किससे है, तो बात किससे करनी है? रिटेलर से करनी है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। मगर आपका मैसेज पहुंचेगा कैसे? उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हम क्या करते हैं, विच हैज वर्कड, जो हमने पास्ट में किया और फिर सिस्टम बंद कर दिया था, वापस शुरू किया है। कि हम एक पोस्ट बनाते हैं, एक ऐड बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि क्या आप रिटेलर हैं जो आप ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या कई में हम लिखते हैं कि क्या आप रिटेलर हैं जो आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे माल मांगे। एंड व्हाट वी हैव डन इज, बिकॉज वी यूज सेल्सफोर्स एप्लीकेशंस, तो हमारे पास हमारी कवरेज है अबाउट एट 30,000 रिटेलर्स, तो उनके सबके मोबाइल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हमने अपनी एजेंसी को बोला कि ये लुक अलाइक ऑडियंस बना के तुम इस पे एड रन करो। तो ये सही है तरीका। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें माइनर चीज़ें मैं इसके अंदर आपको और ऐड कर दूंगा, या हो सकता है आप वो ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, बाकी मेरे को डिटेल में आपसे समझना पड़ेगा। अब आपने कहा 30,000 का डेटा है, तो टिपिकली मैंने आपका डेटा तो स्टडी नहीं करा है, बट टिपिकली जब लोग मेरे को बताते हैं मेरे पास 30,000 रिटेलर्स हैं, तो उसके अंदर से जो है ना लगभग अगर हम देखेंगे तो 6-7 हज़ार से आपको अच्छा खासा बिजनेस आता होगा। बहुत 20 सारे एक तो हज़ार active से ही नहीं आता होगा थोड़ा बहुत बिजनेस, और बाकी 5-6 हज़ार से कुछ खास बिजनेस नहीं आता जीरो, होगा। सिर्फ ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, एक्टिव ही नंबर नहीं ही होंगे। है। अब तो हमारी सर्विस भी कई जगह पे नहीं होगी, बिकॉज किसी ने डेटाबेस में फीड तो कर दिया, बट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब आपको देखना है कि जो रिटेलर्स आपके टॉप हैं, जो टॉप रिटेलर्स हैं आपके लिए जितना बिजनेस कर रहे हैं, पहले आपको दें, लेट्स से हम इसको ए कैटेगरी मान लेते हैं। इसके बाद बी कैटेगरी है जो इससे काफ़ी बड़ी है, जो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम बिजनेस दे रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस आ रहा है, और फिर है जो बिल्कुल ही बंद है। अब आप देखो जो ए कैटेगरी है, क्या हम उसके साथ सेल्स इंक्रीज करने में उनको हेल्प कर सकते हैं, या फिर बी से जो काफ़ी कम है, हमारे को ये मालूम है इतना पॉसिबल पोटेंशियल तो है ही है, क्या हम इनको इस वाले सेगमेंट के अंदर ला सकते हैं, और जो बिल्कुल जीरो है क्या उनको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो सकती हैं। इसके अंदर हो सकता है टाइम टू टाइम हमारे को कोई ऑफर निकालना पड़े। अब इसके अंदर जो है ना, मैं एक दो चीज़ें और बताऊंगा, आप मेरे को बताना इफ दिस इज एप्लीकेबल एंड रिलेटेबल फॉर यू। जब हम लोग अपना माल जाके पूछते हैं रिटेलर को रखवाने के लिए, कहते हैं भाऊजी मेरे पास तो जो आते हैं लोग XYZ कंपनी का नाम मांगते हुए आते हैं। अब आपकी कंपनी तो कोई जानता है नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही, एकदम ऐप चीज बताई आपने। तो अब आपकी कंपनी कोई जानता है नहीं। अब मैं रख तो लूंगा, आपका माल बिकना बिकाना है नहीं, तो मैं आपका माल क्यों रखूं? अच्छा, बड़े मजेदारी वाली बात क्या है कि बड़ी कंपनी का माल वो रख लेते हैं। अब बड़ी कंपनी जो है आपसे बहुत कम मार्जिन देती होगी। बड़ी कंपनी क्रेडिट के नाम पे फुल एडवांस पेमेंट या हफ्ते हफ्ते की पेमेंट लेती होगी, आप क्रेडिट भी ज्यादा देते होगे, फिर भी वो रखने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, बड़ी कंपनी नखरे क्यों नहीं सहती है? यू नो व्हाई? बिकॉज बड़ी कंपनी रिटेलर की विम्स एंड फैंसीज या रिटेलर की स्किल सेट ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज बड़ी कंपनी जो है यहाँ पर माल रखती है। अब आप इसको अगर ध्यान से समझो, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स के बफर पॉइंट्स हैं। इसके नाम के अंदर कहीं पर नहीं आ रहा मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब आप नॉर्मली एक लाला जी माल बना के इनके पास रखवा देते हैं और उनको लगता है सेल हो जाएगी। ये मार्केटिंग एक्सपर्ट्स नहीं है, सिर्फ माल रखने की जगह हैं लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सेल कैसे होएगी? अब जितनी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर माल रखवा दिया, फिर वो वहाँ पे टीवी के ऊपर ऐड करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे ग्राहक जो है उस रिटेलर के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे को लैक्मे का काजल नया आया ना जो 24 घंटे खराब नहीं होता, वो दे दो, या मेरे को घड़ी दे दो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें या कुछ और दे दो। ठीक है, अब वो मांगते हुए पहुंच गया। अब यहां पर रिटेलर कह रहा है मेरे को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, मेरे को मार्जिन कम मिल रहा है मगर माल तेजी से उठ रहा है, तो मेरे हाथ में पैसा तो बन रहा है ना, चाहे मेरे को पैसा कैश देना पड़ रहा है, मतलब कैश या हफ्ते की पेमेंट, एडवांस पेमेंट या हफ्ते की पेमेंट इज ऑलमोस्ट कैश। तो कह रहा है अगर जा भी रहा है तो मेरी टर्निंग तो चल ही रही है। अब आपको उससे सिखाना क्या है, उससे डिस्कस क्या करना है, मैं
आपके नंबर्स मेरे को क्योंकि मालूम नहीं, मैं ऐसे किसी से बात कर रहा था, कहते हैं कि हम जो है बहुत बड़ी कंपनी के अंदर कॉम्पीट करते, बहुत बड़ी कंपनी से कम्पीट करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हमारा माल उसी फैक्ट्री में बन रहा है जहाँ पर उस कंपनी का नाम लग रहा है, जहाँ पे उस कंपनी का माल बन रहा है, बस हमारे और उसके लोगों में फ़र्क है, नाम जो डब्बे के ऊपर लिखा है वो फ़र्क है, अदरवाइज क्वालिटी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, शेप भी एग्जैक्टली सेम है, साइज भी एग्जैक्टली सेम है, आउटपुट, थ्रूपुट, एफिशिएंसी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ लोगों का फ़र्क है। अच्छा, हम जो है मार्जिन भी ज़्यादा दे रहे हैं, हम क्रेडिट भी दे रहे हैं, फिर भी माल हमारा नहीं रख रहे। अब आपको यहाँ पर समझाना क्या है रिटेलर को कि यहाँ से उन्होंने जब कंपैरिजन करा कि वहां पर कहते हैं वो 7% देते हैं और हम 25% देते हैं, ओके, कहते हैं हम 7%, वो 7% देते हैं बड़ी कंपनी वाले और हम 25% देते हैं। ये रियल नंबर हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करे, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा मैं इसके अंदर। अब आप ये देखो कि अगर मान लीजिए 100 रुपए की सेल होती है तो वहां पर वो 7 रुपए कमाएगा, यहाँ पर 25 रुपए कमाएगा। तो अब आपने उसको ये बोलना है कि भाई मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि सारा उसके माल से मेरा माल रिप्लेस कर दे, तो एक काम कर 10% एक बार ही रिप्लेस करके देख ले, ठीक है, मेरा माल थोड़ा सा तेरे को पुश कैसे करना है मैं तेरे को ये बता देता हूँ, मेरे माल की खासियत क्या है मैं ये बता देता हूँ, मेरी सर्विस अच्छी है, मेरी डिलीवरी अच्छी है, मेरा एक्सपायरी अच्छा है, कोई चीज़ ऐसी इसके ऊपर पूरी साइंस है, पूरी डिटेल में इसके अंदर हम इसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं। तो एक बार ही रख के देख ले, माल नहीं बिका 3 महीने बाद में माल वापस उठा लूंगा मैं, ठीक है। मगर अगर एक बार ही वो 10% माल बिक जाता है तो उस 10% के अंदर जो उसको प्रॉफिट आता है वो उसके जो है ना उसके 5 गुना 8 गुना सेल के आसपास का प्रॉफिट होता है जो दूसरी बड़ी कंपनी का होता है। अब यहाँ पर होता है कि आपने शेयर को एक बार उसके मुंह खून लगा दिया। अब आप उसको बोलते हो कि ठीक है 10% से माल बिक गया तो अब एक काम कर 15 या 20% कर ले। अब आप ये देखो कि 7% और 25% में 4 गुना का फर्क है। अगर उसने 15% या 20% माल आपका बेच दिया, उसका प्रॉफिट जो है ना उसके 80% के आसपास के माल के बेचने के बराबर होगा। साथ में क्रेडिट मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप लगाओगे वो अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका माल हमेशा बेटर ही मिलेगा। तो अब आपको ये चीज सिखानी है रिटेलर को। अगर ये साइंस या ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो आपको सिखानी पड़ेगी। अब ये बताओगे और एक बार ही अगर ये चीज हो जाती है, अब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट ही हमारा बेकार है तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होएगा। वो तो प्रोडक्ट तो एक सर्टेन क्वालिटी का या बेसिक मिनिमम बेंचमार्क क्वालिटी का तो अच्छा, होना ही in fact, चाहिए। better than मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल में बात कर रहा हूँ हम तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ओके, सो प्रोडक्ट तो एक अच्छा होना ही चाहिए। अब वो प्रोडक्ट अच्छा है, अगर वो रिटेलर के पास ज्यादा पैसा पहुंच जाता है तो वो रिटेलर अगर एक बार बेचने में खुश हो गया तो मजा आ जाएगा। क्योंकि रिटेलर अगर आपके पास कंट्रोल में आ गया तो वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सबको लाइन में लगा देगा, क्योंकि जब उसका माल बिकेगा वो वापस इससे मांगेगा, वो वापस से मांगेगा, नखरे खत्म। राइट। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप सेलिब्रिटीज हायर करते हैं, लोग सेलिब्रिटीज को 1-1, 2-2 करोड़ रुपया देते हैं और वो सेलिब्रिटी कहते हैं मेरे पास आपको मैंने 3 दिन दिए या 2 दिन दिए, ठीक है, अब 2 करोड़ में आपको 2 दिन मिल गए, अब मेरे से आप जो करवाना चाहते हो आप करवा लो। मैं ये कह रहा हूँ यार 2 करोड़ रुपए आप देने को तैयार हो, मैं आपको 2 करोड़ बचाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ये 2 करोड़ के बेनिफिट्स अगर आप रिटेलर को पास कर दो, रिटेलर कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता आपको। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी, और वो 2 करोड़ आपको एक साथ नहीं देने, सेलिब्रिटी को अगर आप हायर करते हो एक साथ दे रहे हैं आपको, पहले दिन देने पड़ते हैं एडवांस में, फिर 6 महीने बाद की जाके तो डेट मिलती है। यहाँ पर आपने क्या यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 करोड़ को आप जरूरी नहीं है सारा एक ही महीने में बांट दो। रिटेलर को आप ऐसी ऑफर दो जिसको वो एक बारी एटलीस्ट ट्राई करने के ऊपर मजबूर हो जाए, टेस्ट करने के ऊपर मजबूर हो जाए, या फिर एक बारी ऑफर का उसने मजा ले लिया फिर वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तब तक वो आपका प्रोडक्ट और उसके कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। प्रोडक्ट अच्छा है, देन इट विल स्टार्ट सेलिंग इटसेल्फ। द प्रोडक्ट डजंट सेल फॉर द फर्स्ट आइटरेशन जस्ट इन द नेम ऑफ क्वालिटी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वालिटी खराब बनाना शुरू कर दो, क्वालिटी खराब होगी तो रिपीट सेल नहीं आएगी। क्वालिटी आपकी अच्छी है तो रिपीट सेल में भी हेल्प होगी। पहली बार ही सेल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्वर्सेशन स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि रिटेलर्स तक पहुंचेंगे कैसे। अब आपके पास रिटेलर्स के अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेसेस में मानता हूँ कि रिटेलर्स के बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, मतलब 10-20% अगर होंगे तो होंगे, नहीं तो होते नहीं हैं, ठीक है, कोई है भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। सो मोबाइल नंबर्स हमारे पास हैं। अब आपके पास अगर एक किसी का मोबाइल नंबर है तो आप उन तक किस किस तरीके से पहुंच सकते हैं? SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं,
व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो आपने बोला ये सारे के सारे मोबाइल नंबर्स एक स्पेसिफिक जगह में फेसबुक के ऊपर अगर आप अपलोड कर देते हैं तो फेसबुक जो है ना आपको एग्जैक्टली इन लोगों से बात करने में हेल्प कर सकता है। स्पेशल टाइप की कैंपेन्स अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ इसके ऊपर में। हाँ, तो ये हो गया। तो सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आप व्हाट्सएप तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। अब ये तो हो गया कि उन तक पहुंचेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन का जवाब आया बात करनी किससे है और कैसे करनी है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब नेक्स्ट आता है बात करनी क्या है। उसके अंदर यहां पर ये आ जाएगा कि अगर आप हमारे से जुड़ोगे तो आपको 5 गुना तक या 4 गुना तक ज्यादा प्रॉफिट होगा, और इसका उल्टा क्या हो गया, अगर आप नहीं जुड़े तो आपका 4 गुना प्रॉफिट जीरो हो गया। तो रिवर्स भी सही है। तो आ गया वो चीज कि हमारे से नहीं जुड़े तो सेम। अच्छा, अगर ये आप देखो ना कॉस्ट ऑफ फंड लगाओगे और उसके बाद उसकी साइकिल्स आप इन्वेंट्री टर्न्स की आप लगाओगे तो एक्चुअली 4 गुना से काफी ज्यादा बड़ा नंबर आएगा ये। उसका मैथ हमारे को एक बार ही करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद ये आई थिंक हर बिजनेस के साथ ही एप्लीकेबल है, लाइक नॉट जस्ट आवर बिजनेस बट इन जनरल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जैसे मैं एक होलसेल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर था, गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर। कुछ मतलब कुछ साल पहले की बात है, चांस बात है, जस्ट आपसे बात करते के आ गया कि हम लोग गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आपकी बड़ी महंगी है ज्वेलरी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बोलते हो फिर आप, तो नो सरप्राइजेस क्या बोलते हैं वो हमारी डिजाइन क्वालिटी में तो बहुत डिजाइन बढ़िया बहुत है, यूनिक है, हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ज्वेलरी वाले डिजाइन की बहुत तो करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार क्वालिटी बता के ना माल बेचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्वालिटी का मतलब जो है ना, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको आपका माल बिक क्यों रहा है आपको भी नहीं मालूम। खैर एनीवेज स्ट्रैटेजिकली डिस्कशन करी, तो करते 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 हमारी बफिंग अच्छी है, हमारे बफिंग एक्सपर्ट अच्छे हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी बफिंग की क्वालिटी अच्छी है, बफिंग एक्सपर्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। करते करते बोले एक बीच में पॉइंट निकल करके आया कि मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाइट वेट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट्स हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब है। कहते हैं अगर आप मेरे को एक डिज़ाइन दे दो, मार्केट से आप वो डिज़ाइन की ज्वेलरी बनवाओगे तो लेटर से आपकी 10 ग्राम गोल्ड के अंदर बनेगी, मेरी सेम ज्वेलरी जो है 8, 8.25, 8.5 ग्राम में बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, जब बात कर रहे हो मैं उनसे घुस रहा हूँ। मैं जैसे बताया था अपनी वर्कशॉप में, मैं हर एक बिजनेस ओनर के साथ में, हर एक लाला जी के साथ में 1-on-1 बैठ के ये उसको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि भैया होगा कैसे। एक तो सेशन होता है, इसमें सारे बिजनेस ओनर्स हो गए, अब मैं एक एक के साथ इंडिविजुअली 1-on-1 में डिस्कस करता हूँ कि कैसे करना है इसको। अब जैसे उनसे डिस्कशन चल रही थी तो निकल करके आया, तो अब इसके अंदर जो है अगर आपका सेम डिज़ाइन है तो जो 8.5 ग्राम वाली होगी वो सस्ती होगी एज कम्पेयर टू 10 ग्राम वाली से। सेम डिज़ाइन है, सेम फील है, तो जो सस्ती है वो ज़्यादा जल्दी बिक जाएगी। ओके, अब यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हमने निकाली कि अगर आपने इन्वेंट्री टर्न्स कैलकुलेट करे तो इन्वेंट्री टर्न्स के हिसाब से अगर आपने जो हमने कैलकुलेट करा नियरली 68 डेज आया। कि मैंने कहा रिपीट ऑर्डर्स आपको कितने टाइम में आते हैं, तो कैलकुलेट करा कि एक कस्टमर जो है वो 4-5 बारी ऑर्डर करता है और 68 डेज के अंदर हमारे को रिपीट ऑर्डर आता है। और यही जब हमने मार्केट रिसर्च करी तो मार्केट के अंदर 92 डेज के अंदर रिपीट ऑर्डर आता था बाकी लोगों को। आई होप आई एम नॉट गेटिंग टू। नहीं। हाँ, अब 68 का मतलब 365/68, ये नंबर आएगा नियरली 5.2, और अगर आप 92 के हिसाब से निकालोगे नंबर आएगा 3.9 के आसपास। तो यानी कि अगर आप हमारे कंपटीशन से खरीदते हो तो आपके मैक्सिमम 4 टर्न्स होंगे सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेंड इन्वेस्ट करने के ऊपर। हमारा माल अगर आप लेते हो तो 5 से ज्यादा टर्न्स होंगे सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल स्पेंड करने के ऊपर। इसका मतलब आपको 1 से थोड़ा सा ज्यादा टर्न एडिशनल मिल रहा है। अगर एक ज्वेलर इस माल को बेच के 10% प्रॉफिट कमाता है तो साल के एंड के ऊपर उसकी 1 टर्न ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब पहले 4 थे अब 5 हो गई, तो 20% 25% मार्जिन आपने एक्स्ट्रा जनरेट कर दिया। अब वो 25% ज्यादा लग रहा है रुपी टर्म्स के हिसाब से, या वो जो 1-1.5% का आपको वहां पर लग रहा है महंगा है वो ज्यादा है। और ये पूरा क्लियरली इतना क्लैरिटी से कम्युनिकेट हो जाना। हाँ, अब ये बेस्ट तरीका क्या है इस चीज को कम्युनिकेट करने का। नो अमाउंट ऑफ टेक्स्ट कैन एक्सप्लेन दिस, नो इमेजेस कैन एक्सप्लेन दिस। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट दिस इज थ्रू वीडियोस। कि आपने एक वीडियो बनाया, जो मैं से आपको वर्बल कैलकुलेशन करी, मेरे को तो दिमाग में रटी हुई है क्योंकि मेरी उनसे बातचीत हुई है डिटेल के अंदर। आपने एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर या फ्लिप चार्ट के ऊपर सारी कैलकुलेशन दिखाई और उनको बोला कि देखो ऐसा होता है कि लेटर से आपने 10 लाख रुपए का आपने माल लिया,
अब 10 लाख रुपए आपने साल में 5 बारी घुमाए, उससे कितना प्रॉफिट आया, साल में 4 बारी घुमाए, उससे कितना प्रॉफिट आया, देखो प्रॉफिट में कितना फर्क है। जब ये दिमाग में बात घुस गई, एकदम से मार्केट रिस्पॉन्स चेंज हो गया। अब यहाँ पर एक और साइंस आती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है कि जब ये लेकर के गए तो वहां पर ये लाला जी किसी और लाला जी के पास गए, उन्होंने कोई काउंटर लगा दिया उसके ऊपर। कहते हैं भाई साहब सुनारों को कभी लॉस होते हुए देखा है? क्या मतलब? कहता है जैसे आज की अगर मैं एग्जांपल दूं, आज गोल्ड है 80,000 के आसपास। कहता है हमने तो 30,000 का खरीदा हुआ है, हमारे को क्या नुकसान हुआ इसके अंदर? हमारे को तो कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। अब ये उदास हो गए, कहते हैं सर वो तो ऐसे बोल रहे हैं, तो बात बनी नहीं रही। तो मैंने सोच के उनको बताया, मैंने कहा आप एक मेरे को बात बताओ कि सुनारा जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के अंदर है या ज्वेलरी सेल्स के बिजनेस के अंदर है? 30,000 से 80,000 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो ज्वेलरी के अंदर या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। अब कहते हैं ये बात समझाई कैसे जाए? मैंने कहा तो बहुत आसान है, इसका रिटर्न कैलकुलेट कर लो। 30,000 गोल्ड कब था? 2000 के आसपास। 80,000 कब था? 2024 में। तो 24 साल में आपने कितनी ग्रोथ ली? 2.5%, 2.5 टाइम्स या नियरली 3 टाइम्स। अब यही अगर आपने उतना ही गोल्ड 2001 से बेचना शुरू करा होता, हर साल में 4-5 बारी बिकता, तो 24 साल के अंदर 5 बारी में कितना होता? 125 गुना। तो आपके रिटर्न्स कहाँ से कहाँ होते? अभी आप 2.5 गुना को लेके बता रहे हो कि हमारे को नुकसान थोड़ी होता है। तो अब देखो लॉस समझ में आ गया, कहते हैं अब मजा आ गया। और पूरी इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स चेंज हो गया। ऐसी ऐसी जगहों पे एंट्री मिलनी शुरू हो गई जो कभी सोची ही नहीं थी। इसमें आई थिंक ये विजुअल एलिमेंट, ये दिखाना जो आपने बोला वीडियोस के थ्रू, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत बार जैसे वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, की कई लोगों को बोल के समझ आता है, कई लोगों को दिखाने पे समझ आती है। तो ये भी एक बड़ा, मतलब यू एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट की वीडियो के साथ कैसे बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट में समझाना जो है, इमोशन नहीं है ना बचपन में टेक्स्ट में इमोशन नहीं है बेसिकली। वो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, मगर बचपन में हमने कैसे पढ़ाइयाँ करी हैं हमारे को सबको मालूम है। Right. तो पढ़ाई में मन जो है बहुत कम लोगों का लगता है, तो मगर वीडियो देखने के अंदर मन लग जाता है। और जबकि दिख रहा है कि ये वीडियो देख करके मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। आपकी बात पे मेरे को हंसी आ गई। बचपन में जब पढ़ने का टाइम था पढ़े नहीं, अब हम लगे हुए वर्कशॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि अब विजुअल है, मजा आ रहा है, सब चीजें हैं। एंड सर एज यू वर टॉकिंग एंड मतलब आपकी जर्नी के बारे में सोच रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। फ्रॉम 2009-10 आप कह रहे हो ऑल्टो में स्ट्रगल कर रहे थे, 20,000 का भी लोगों को महंगा लगता था। फास्ट फॉरवर्ड 2018 से लगभग मैं आपको फॉलो कर ही रहा हूँ, 5-6 साल हो गए, और अब 5 लाख 10 लाख के कोर्स भी लोगों को पता नहीं लगता, लाइन लगा के एंटरप्रेन्योर्स लग रहे हैं। हाउ डू यू फील लाइक फ्रॉम विद इन? कितना आपको ग्रैटिट्यूड, क्या चीज फील होती है? हाँ, इसका मतलब somebody is up there is happy and maybe I am doing the right thing for everybody। जो मैं कर रहा हूँ इसका मतलब वो चीज़ वर्क कर रही है। कोई पर्सनल ऐसी कोई चीज है, जैसे स्किल या कोई हैबिट या कोई स्ट्रैटेजी, जो आपको लगता है कि यार ये चीज ना मेरे लिए लाइफ में, इन ऑल योर जर्नी एंड एज अ पर्सन और एज अ बिजनेस ओनर योरसेल्फ, कि ये मेरी लाइफ में ना बहुत काम की है, या आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ दीज फ्यू रूटीन्स, फ्यू हैबिट्स? आप मेरे या जनरल एक नहीं, बिजनेस आपके लिए, आप पर्सनली। I am open to new learnings. I'm always open to new learnings. It doesn't matter where this learning comes from. मेरी यू कैन से आदत है या मेरे को है कि मैं कहीं पर भी किसी भी शॉप में घुस जाता हूँ मैं, और मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये तो बड़ा महंगा है, और मैं देखता हूँ कैसे जवाब देता है इसका। मैं बता रहा हूँ क्यूरियोसिटी। तो अब इट डजेंट मैटर कि वो हो सकता है कोई छोटी 10-20-50-100 रुपए की चीज़ बेच रहा हो, वो हो सकता है 10 लाख की चीज़ बेच रहा हो। और मैंने ये बहुत बार रियलाइज़ करा है कि जो 50-100 रुपए की चीज़ बेच रहा है, कई बार उसका जवाब कहीं बेटर होता है जो 10 लाख की चीज़ बेच रहा है। बिकॉज 10 लाख की चीज़ जो बेच रहा हो क्या कह रहा है, मेरी क्वालिटी अच्छी है। सो बीइंग इंक्विजिटिंग एंड ओपन टू न्यू लर्निंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नो मैटर वेयर द लर्निंग कम्स फ्रॉम। और मैं जो इसके अंदर देखता हूँ तो इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रियली बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। बिकॉज यूट्यूब ना होता तो शायद मैं कहीं पर भी नहीं होता, या गूगल या इंटरनेट नहीं होता तो मैं शायद कहीं पर भी नहीं होता। तो मैंने आपको बताया कि उस एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ने बहुत इसके ऊपर काम करा। ऑल दैट वाज पॉसिबल। उस टाइम पे पैसे भी नहीं होते थे, तो फिर अंडरग्राउंड ग्रुप्स के अंदर आपको मालूम है किताबें वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह और सब
जुगाड़ करके, तो पढ़ाई करी है मैंने। और अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद पॉसिबल ही नहीं था मेरा कहीं पर भी आगे पहुंच पाना। जो सर हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि 800 करोड़ का ऑर्डर आ गया, 150 करोड़ का आ गया, एंड आई नो द काइंड ऑफ, मतलब 25 करोड़ से लेकर 500 करोड़ से ऊपर तक के भी मेरे को मालूम है लोग आ रहे हैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने, समझने। मतलब व्हाट इज द रियल चैलेंज यू फेस? बिकॉज व्हाट आई फील इज कि एक माइंडसेट बहुत ब्लॉकेज होता है लोगों के, और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा क्रिएचर है, वो जल्दी से ना एक तो सरेंडर नहीं करता, जल्दी से हेल्प नहीं मांगता, कुछ एक ईगो कह लो होती है, या कौन मेरे को बताएगा, मैंने ये किया, मैं वहां से आया, मैं ये आया वो आया। और क्या चैलेंज, बिकॉज जो भी हमारे ऑडियंस है, एमएसएमई एसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं, और डिजिटली कितना अवेलेबल है, क्या काम कर रहे हैं, वो सब आप भी समझते ही हैं। तो क्या चैलेंजेस और आपको आते हैं जब आप ऐसे आदमी को कोच करने के लिए या सिखाने के लिए आप जाते हैं? आई थिंक मेरे को ये चैलेंज बहुत ना के बराबर आया कि आप मेरे को क्या सिखा दोगे या आई नो एवरीथिंग। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आई नो एवरीथिंग तो देन आई कांट हेल्प हिम। चैलेंज जो मैं देखता हूँ लोगों को आता है, उनको लगता है डिजिटल सुन के ना, उनको लगता है कोई बहुत ही टेक्निकल चीज़ होगी है। अब मैं बहुत तो टेक्निकल हूँ ही नहीं, या फिर लोगों को होता है मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, मेरे से होगा ही नहीं है। तो मतलब लोगों को ये भी मेरे को होता है, सर मैं तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे से हो जाएगा क्या ये? अब इसका कोई लेना नहीं है फेसबुक चलाने के अंदर या गूगल करने के अंदर, साइंस का कोई लेना नहीं है। तो मैं टिपिकली उनसे क्या इस तरीके से उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को एक कॉल आया, कुछ साल पहले की बात है ये, और ये मैं कॉल का एग्जांपल मैं हर जगह पर देता हूँ। मैं कॉल आया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर मेरा ये बिज़नेस है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, मीडियम प्राइम क्या नाम है, प्रीमियम एंड लग्जरी एंड के अंदर हम लोग डील करते हैं, और लगभग 35-40 साल पुराना बिज़नेस है, और हम इतने 100 करोड़ का बिज़नेस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मैंने उनसे क्वेश्चन, उनका ये क्वेश्चन आया कि सर मैं मगर टेक्निकल नहीं हूँ, मैं बहुत रो पिट के तो मैंने 12वीं पास करी है, तो मतलब मैं मतलब पढ़ने का भी मेरा वो नहीं है और मैं टेक्निकल भी नहीं हूँ, तो क्या मेरे से हो जाएगी ये? अब मैंने उनको कैसे एक्सप्लेन करा कि मैंने कहा आप एक मेरे को बात बताओ, आप फर्नीचर बिजनेस के अंदर हो, आप कह रहे हो 40 साल से हैं, तो इसका मतलब आपकी शायद दूसरी या तीसरी जनरेशन होगी। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि मैं एक काम करता हूँ, आपको कारपेंटरी के टूल्स दे देता हूँ, फर्नीचर बना रहे हो तो कारपेंटरी का ही होगा, क्या आप खुद अकेले एक चेयर या एक बेड या डाइनिंग टेबल बना लोगे? हंसने लग गए हो। तो मैंने कहा अब आप ये देखो, आप 40 साल से जनरेशंस आपकी बिजनेस के अंदर हैं, आप कुर्सी नहीं बना सकते मगर आप फर्नीचर बिजनेस के अंदर हो, प्रीमियम और लग्जरी एंड के अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि आपको फर्नीचर बनाना आना जरूरी नहीं है, बना हुआ है जो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा, और उसको बेचना कैसे और कहाँ बेचना है वो आना जरूरी है। सो इट डज नॉट मैटर कि वो स्किल सेट आपके पास है कि नहीं है। सेम चीज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी एप्लीकेबल है। अगर आपको मालूम है एग्जैक्टली कि मेरे को चाहिए क्या, और जब मैं जिस टीम को हायर कर रहा हूँ उसके पास वो स्किल सेट है कि नहीं है, और जब वो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस ये 3 चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, कितनी सिंपल सी बात है। और वैसे देखो तो आई थिंक एवरी बिजनेस ओनर ये कितनी सारी नई चीजें करता ही नहीं, ये सोच के कि मुझे तो आता नहीं है मैं क्या करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो आता नहीं है मैं क्या करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो मैं वर्कशॉप बताता हूँ, मैं वर्कशॉप में यही 3 चीजें उनको सिखा देता हूँ मैं, कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए इन सारी चीज़ों में से है कौन सी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन सी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसका सही स्किल सेट ढूंढना कैसे है, और उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक से हो रहा है मतलब कि मेरा पैसा कितना लगा, मेरे को धंधा कितना आया। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको स्केल कर देंगे, लॉस हो रहा है तो कोशिश करेंगे ठीक हो जाए, नहीं तो बंद कर देंगे, कुछ और कर लेंगे। बस इतना आज simple के है। टाइम में कोई ऐसा बिजनेस है जो डिजिटल से नहीं बिक सकता या जिसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे को बताओ कोई ऐसा बिजनेस है जो स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग करें और वो ग्रो ना हो सकता हो। मतलब मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगा। बस एक ही एक्सेप्शन है, जो गवर्नमेंट या टेंडरिंग के बिजनेसेस होते हैं। ओके, उसको अगर हम 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, हालांकि उसके अंदर कुछ अलग तरीके की स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस होती हैं, मगर ऐसा कोई भी बिजनेस जो मार्केटिंग से करके ग्रो करा जा सकता है, डिजिटल से 101% ग्रो करा जा सकता है। बिकॉज डिजिटल एक सिर्फ डिफरेंट मीडियम ही तो है मैसेज कन्वे करने का। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी फंक्शनल है और काम करती है,
फिर आप उसके होर्डिंग्स लगाओ, पोस्टर लगाओ, न्यूज़पेपर में डालो, रेडियो में डालो, टीवी में डालो, या फेसबुक पे करो, व्हाट्सएप पे करो, ईमेल पे करो, गूगल पे करो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। And सो अल्टीमेटली आई बिलीव कि आप हमेशा एक किसी पर्सन को ही बेच रहे हो, इवन इफ यू आर सेलिंग टू, जैसे हम लोग मॉडर्न ट्रेड चेंज करते हैं तो उसमें भी कई कैटेगरी मैनेजर्स होते हैं, एंड विद डिजिटल वी आर एबल टू रीच आउट टू देम या इन्फ्लुएंस देम, और कई बार आपको नहीं पता डिजिटली आपकी कंपनी के बारे में कौन क्या देख रहा है। दैट इज वन। इनफैक्ट ऐसे इतने सारे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ डिजिटल के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं, उसमें ऑफलाइन का पॉसिबिलिटी बहुत कम है या ना के बराबर है, खासकर B2B के अंदर। जो मैंने बोला मीटिंग्स नहीं मिलती, अगर आपके पास लिंक्डइन है और आपको लिंक्डइन अच्छे से यूज करना आता है, मीटिंग ऐसे मिल जाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया, इवन बोलना इंडिया के क्या है। बाहर की यूएस एक्सपोर्ट्स की बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेरे को एग्जीबिशंस करनी पड़ेंगी। एग्जीबिशंस लोग करते हैं जाके। अगर मैं इंडिया के अंदर कोई छोटी मोटी लोकल एग्जीबिशन की बात करता हूँ, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तो उसी पे लग जाता है। अगर थोड़ी स्टेट लेवल या इंडिया लेवल की बात करता हूँ तो ये खर्चा बढ़ के 8-10 लाख तक, 15 लाख तक चला जाता है। ये अगर मैं इंटरनेशनल की बात करता हूँ तो ईजिली आपका खर्चा बढ़ के 35-40 लाख तक, 20-25 लाख के आसपास चला जाता है। और मेरे पास ऐसे बिजनेस ओनर्स में से मिल चुके हैं जहाँ पर एक एक एग्जीबिशन का उनका 70-70, 75-75 लाख का खर्चा आता है। और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप कितनी एग्जीबिशंस करते हो, कहते सर हम ना मार्केट में एग्जीबिशंस तो बड़ी सारी होती है, हम तो बस टॉप की 2-3 में ही करते हैं हर साल। इसका मतलब 70 लगा करके इन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपसे बोला पैसा कितना लगा, धंधा कितना आया। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, धंधा कितना आया। तो कहते हैं सर इसका मतलब आपको ना हमारी इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है। तो मैंने कहा बताओ। कहते हैं सर एग्जीबिशन से धंधा थोड़ी ना आता है। सिर्फ लोग आते हैं। उम्मीद आती है, उम्मीद नहीं ये कि आएगा अपना टाइम आएगा। हमारी कंपनी है, उसमें हम यूएस में एग्जिबिट करते हैं, तो इतना ही लगभग खर्चा होता है। और फिर हमारे दोस्त मेरे से पूछते हैं एग्जीबिशन कैसी गई, बिजनेस आया। इनके हमारी तो सेल साइकिल बड़ी लंबी है, 6 महीने लगते हैं। तो आज तो मिलके ही गया, मेल करेंगे, फॉलो अप करेंगे। तो $20 भी बच्चा आएगा। अब उनसे जब ये बात होती है तो मैंने कहा यार कितने सालों से कर रहे हो एग्जीबिशंस? 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो कब आएगा धंधा? आएगा कब आएगा? कहता सर 1 मिनट में आपको बताता हूँ हमारी इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है। शायद आपने हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं करा होगा तो आपको मालूम नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा बताओ। कहते हैं हम जो है वहाँ पर लोगों से मिलने जाते हैं, लोग हमारे से मिलते हैं, तो हमारी ना प्रेजेंस क्रिएट होती है, हमारा ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है। हमारी कंपनी प्रेजेंस क्रिएट होने की वजह से, अवेयरनेस क्रिएट होने की वजह से वो हमारे बारे में जानना शुरू करते हैं। मैंने कहा शुरू करते हैं, 8 साल हो गए, अभी भी शुरू हो रहा है या अभी हो गया? लाइटर नोट के ऊपर जैसे बात हो रही थी। तो इवेंचुअली जब जान चुके होंगे तभी कहीं ना कहीं से तो बिजनेस आना शुरू हो जाएगा ना। कितना बिजनेस आया? यही साइलेंस मेरे को मिलती है वहां पे। अब मैं उनको ये बोलता हूं कि आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी करते हो, इसको अगर हम लाला जी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, फॉरगेट अबाउट MBA, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, नॉट दैट आई एम अगेंस्ट MBA, बट मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं आपको अपना माल बेचने के ऊपर नेट प्रॉफिट हाथ में कितना आता है? लेट अस से हमारे को प्रॉफिट आता है 10%, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, कोई GP, OP किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। नेट प्रॉफिट वो होता है जो आप जेब में डाल के घर ले जा सकते हो या री इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपने 20 करोड़ रुपए आपने 10 सालों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च दिया एग्जीबिशंस के ऊपर, तो आपके पास कितना धंधा आ चुका होना चाहिए था इन 10 सालों में ताकि आपका सिर्फ एक खर्चा निकल पाता, ब्रेक इवन होते? तो 10% के हिसाब से नंबर आता है 200 करोड़। आया कितना? 0। तो आप देखो जीरो या उतना नहीं आया। मैं जो जिन लोगों से बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, या नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, या उतना नहीं आया, नॉट वर्थ द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। अब यही चीज मैं बोलता हूं कि यार अब यहां पर आप ये देखो कि आपने 20 करोड़ रुपए या XYZ सम आपने लगा दिया, 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल करा, 1-2 आइटरेशन, 3 आइटरेशन करी, आपको दिख रहा नहीं आ रहा, फिर भी आंखें बंद करके लगाते जा रहे हो। यही 2 करोड़ रुपया या इसका एक फ्रैक्शन सही स्ट्रैटेजिकली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप लगा लेते, आपका धंधा कहीं से कहीं पहुंच जाता। अब मैं उससे दूसरी बात पूछता हूं, मैं एग्जीबिशन जो होती है वो कितने दिन की होती है?
कहते हैं सर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसका मतलब अगर आप 3 एग्जीबिशंस करते हो तो 3-3 दिन के हिसाब से आपने 2 करोड़ रुपए सिर्फ 9 दिन के ऊपर खर्च कर दिए। बाकी 358 दिन क्या होएगा? यही साइलेंस मिलती है। तो अब मैं उनको जब ये बताता हूं कि आप 2 करोड़ का फ्रैक्शन में भी 5%, 10% अगर स्ट्रेटेजिकली ठीक जगह पे लगा दो, 365 दिन मार्केटिंग कर सकते हो आप, और उसके रिजल्ट्स मेजरेबल होंगे, दिखेंगे, आप उसको चेक कर सकते हो, फील कर सकते हो। बिकॉज फील कैसे करोगे, रिजल्ट कैसे फील होगा? बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो जब आप ये कर लोगे, अब आपको लग रहा है कि यार मैंने एक्स करा, वाई करा, जेड करा, वाई करने से मेरे को रिजल्ट आ गया, अब वाई को हम स्केल कर देंगे। टोनी रॉबिन्स की एक बात याद आ गई मुझे, विच हैज स्टक विद मी, सेज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी कैन सेव यू अ डेकेड। मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी 10 साल बचा देती है आपके। और वही बात है कि 20 करोड़ लगा दिए और सही स्ट्रैटेजी के साथ शायद 50 लाख भी लगाया होता तो आरओआई बहुत बेटर होता। और इसका उल्टा भी बड़ा ही ट्रू है। विद रॉन्ग स्ट्रेटजी इट कैन पुश यू बैक बाय डिकेड्स। बिल्कुल सही है। तो आप ये भी तो देखो, 200 करोड़ का धंधा आ चुका होना चाहिए था ब्रेक इवन करने के लिए, 200 करोड़ गायब है आपके अकाउंट में से। और ब्रेक इवन के लिए नहीं कर रहे ना, धंधा तो प्रॉफिट के लिए कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो लगाया वो तो वापस आ जाए। राइट। और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली लाला जी के पास ना जो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस का, वो भी नहीं होता। लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते रहे, कब रुकना है पता नहीं। पता नहीं। राइट। एक चीज ऐसा है, जैसे आप यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड द वर्कशॉप, बिजनेस ओनर्स, हेल्पिंग देम। मतलब आपकी कम्युनिटी में मैं बात कर रहा था जस्ट टू गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो एक बात आपके लिए बहुत फेमस है कि मनोज सर की हैंड होल्डिंग नेक्स्ट लेवल है। मतलब इस चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा दे वाउच कि अगर 200 लोग बैठे हैं रूम में और जब तक एक एक आदमी संतुष्ट ना हो जाए, भले किसी को संतुष्ट करने में 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, उसके सवाल नहीं खत्म हो, तो मतलब नेक्स्ट लेवल हैंड होल्डिंग है आपकी। तो क्लियरली शोज योर लेवल ऑफ पेशेंस एंड कमिटमेंट। बट इफ आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि वाई, मतलब डीपर अगर मैं जानना चाहूँ कि व्हाट इज द डीपर पैशन दैट ड्राइव्स यू, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जब से जियो आया है या ये आया, ज्ञान तो फ्री बट रहा है, आपको भी पता है। बट टू हैव दिस पैशन, आई थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम समथिंग वेरी डीप। इट इज नॉट जस्ट money or it is not just any superficial thing. So what's the that core? हालांकि मैंने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करा जिस तरीके से आपने करा, बट मेरा मानना था शुरू में कि मैंने स्ट्रगल के थ्रू देखा है कि जब आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको नहीं मिल रहे होते, जब आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा होता, तो आप बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर होते हो, मेंटल कंडीशन के अंदर होते हो। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई जना मेरे ऊपर विश्वास करके आया है और मेरी बात सुनने के लिए अपना टाइम दे रहा है, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट ही गेट्स ऑल द आंसर्स। ये मेरे को बस ऐसा लगता है। बट इससे ज़्यादा डीप सोचना ही नहीं मेरे को जरूरत। आपने बोला तो मेरे को लग रहा है कि शायद वाई का मेरे को शायद और कुछ ढूंढना पड़ेगा या ढूंढूंगा मैं। बट मैंने कभी इसके, मेरे को सिर्फ ये लगता है यार कि अगर मेरे को मेरे क्वेश्चंस के जवाब उस टाइम पे मिल गए होते तो मेरे को भी बेनिफिट हो गया होता। इट्स जस्ट योर वे ऑफ गिविंग बैक। वी कैन एक चीज मैंने और देखा है आपके साथ कि आप बहुत ज्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट में आई थिंक बिलीव करते हैं। लाइक यू होल्ड रेगुलर वीकली सेशंस व्हिच आर आई थिंक ओपन टू एवरीवन, मतलब जिन्होंने शायद कोर्स नहीं भी किया। तो इसी से एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं व्हिच आर नॉट लाइक अ कोचिंग बिजनेस, तो उनको कम्युनिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, एंड व्हाट इज लाइक हाउ इट कैन हेल्प देम। बिल्कुल। तो मेरा पर्पस ये है कि वर्कशॉप और नो वर्कशॉप, ठीक है, आपको इतनी मेहनत कर रहे हो तो अगर आपको एक डायरेक्शन या कहीं पे एक छोटा सा हिंट या क्लू भी मिल जाए, आप छाप सकते हो। अब जैसे मेरा वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट जो हर वेडनेसडे का होता है, मेरे को लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर मैंने आपकी वो स्ट्रैटेजी सुनी थी और मैंने उसको करा, मेरे को 56 लाख रुपए का बिजनेस आ गया, मैंने कोई वर्कशॉप नहीं करी आपकी। मेरे को बड़ी अच्छा खुशी होती है अंदर से, यार चलो एक और का फायदा हुआ, एक और का फायदा हुआ, इसका फायदा हुआ। सेम चीज आपको अपने बिजनेस के अंदर या किसी भी लाला जी को अपने बिजनेस में करनी है। जैसे मैं अभी वही होलसेलर्स और रिटेलर्स का अगर मैं एग्जांपल आगे लेकर के चलता हूँ कि होलसेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर के तो लेबल्स हैं तो ह्यूमन बीइंग्स ही। वो भी इस बिजनेस के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर आए हैं कि 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सके, अपने लाइफस्टाइल, अपने बच्चों के लिए, अपने
पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ और अच्छा लाइफस्टाइल या वो बेटर कर सकें, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो वो 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के अंदर। अब वो हो सकता है कि आपने ऑफर दे दी, मार्जिन दे दिया, या फिर आपने कोई उसको ऐसी स्किल सिखा दी है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा दी है जो ऐसे सिखा दी, अगर वो स्किल आपसे सीख लेता है, आपसे वो स्ट्रैटेजी समझ लेता है, उसका विश्वास आपके पास बन जाता है, फिर वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। तो अब आपको अगर कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो कम्युनिटी का विश्वास आपके पास होना चाहिए कि यार अगर कहीं पे फंसूंगा somebody is going to help me। तो अब बेसिकली क्या चाहिए कि लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना टाइम, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 2 पैसा एक्स्ट्रा कमा सकें। अब आपको देखना है कि वो 2 पैसे बनाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और मैं ये बोलता हूँ कि लक्ष्मी जी इज़ ए ग्रेट मोटिवेटर, इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। ठीक है, और अगर आपने लक्ष्मी जी की वो आरती अगर करी हो तो उसमें एक लाइन आती है, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। अगर आपने पढ़ा हो बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें आरती ये में आता लाइन है। आती है, सब कुछ संभव हो जाता मन नहीं घबराता। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों का वो वाला एस्पेक्ट अगर आप पूरा करने में हेल्प कर दो तो बहुत है। बाकी सारी चीज़ें तो चलती हैं, चलती रहेंगी, चलती चाहिए भी सही, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लाइफ का। तो अगर आप वो हेल्प कर दो किसी को तो कहीं जुड़ के आपके छोड़ के नहीं जाएगा। You can write a check for a problem, then it is not a problem. सो हाउ कैन पीपल डू इट? या जैसे जैसे आप अपने सेशंस के थ्रू करते हैं, इज देयर अ वे जो ऑफलाइन बिजनेस है या B2B बिजनेसेस हैं, कोई B2C बिजनेसेस हैं, इज देयर अ वे दे कैन आल्सो हेल्प इन कम्युनिटी, दे कैन डू कम्युनिटी बिल्डिंग? बिल्कुल, आपको ये देखना है कि आपको बात किससे करनी है। फिर सेम क्वेश्चन, अगर आपको उनसे बात करनी है और आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बात करनी क्या है, उनके फायदे की बात करनी है, तो अगर आप उनके फायदे की बात करोगे और उनको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि मेरे फायदे की बात है, वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ना चाहेंगे और जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी कम्युनिटी बननी शुरू होगी। और आई थिंक इसी बेस पे कुछ लोग न्यूज़लेटर्स करते हैं या इस तरह के मीडियम। वो तो एक मीडियम का हो गया, कम्युनिकेशन पहुंचानी ही कैसे है। मैं उसको लेट से जूम पे करता हूँ, कोई जना न्यूज़लेटर पे करता है, ईमेल के थ्रू करता है, कोई जना व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी के अंदर मैसेज डाल तो देता इवन है। इफ अगर कोई एक बिजनेस ओनर है, वो नॉर्मल एक लेटर भी प्रिंट करके कुरियर कर रहा है, बट उसको डेडिकेटेडली कर रहा है, वेयर उसमें वो इंफॉर्मेशन है जो पढ़ने वाले की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है और सामने वाले को लगता है कि हाँ मेरे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है या आ सकता है, देन यू हैव वन द बैटल। और इसमें ये भी बहुत अच्छे से आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। एंड आई थिंक वन मोर एस्पेक्ट इज कि उसको सामने वाले को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इफ आई एम राइटिंग टू समवन उनके फायदे की बात, तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मेरे को जवाब भी दे या मेरा प्रोडक्ट बेचे। बिल्कुल ठीक है, बट इट इज ओनली इट इज बोथ वेज कि मैंने कोई पैसे भी नहीं दिए हुए तो कोई काम का जवाब आएगा नहीं आएगा उसको भी मालूम नहीं है, मगर साथ में एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर डेवलप होना चाहिए होता है। यार मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इवेंचुअली उसको माइंड में लगना शुरू होता है कि अगर मैं इसको हायर कर लूंगा या मैं इससे कुछ पैसे दे दूंगा तब ये क्या कर देगा मेरे लिए, अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को तब ये हेल्प कर रहा है। ब्यूटीफुल। आई थिंक इसको आप ये इस तरीके मेरा से भी टेक देख अवे है सकते जो हम अपनी कंपनी में एटलीस्ट वी कैन समहाउ स्टार्ट, इफ नॉट ऑनलाइन में भी शायद कई लोग कंफर्टेबल ना हो, बट आई थिंक इफ देयर कुड बी अदर वेज जो हम अपनी कंपनी में अप्लाई कर सके। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप तो सभी के पास है और वीडियो तो सभी को ही देख सकते हैं, राइट, वो हम बेस्ट चैनल रहेगा आपके लिए। राइट। तो सर 2-3 ना छोटे छोटे बड़े क्विक टिप्स हैं ताकि लोगों को एक थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। किसी आदमी को स्टार्ट करना है अगर, जो बिल्कुल भी नहीं है, और क्या बजट दिमाग में लेके स्टार्ट करे कि यार मेरे को इतना पैसा तो खर्चना ही पड़ेगा, तो क्या बजट होना चाहिए? क्योंकि जनरली आदमी एंटरप्रेन्योर पहले दिमाग वहीं लगाता है, यार एक खर्चा है हाँ, या खर्चा बता दिया है तो हाँ, हाँ खर्चा पता नहीं मैं कर पाऊंगा इतना अफोर्ड के नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। अब मैं अगर मेटा की बात करता हूँ तो मेटा के अंदर आपको या फेसबुक के अंदर आपको छोटे छोटे टेस्ट रन करने हैं। छोटा टेस्ट मतलब आपको जो है ना 2,000 रुपये का एक टेस्ट रन करना है। 2,000 रुपये एक हफ्ते के अंदर आपको पता लग जाएगी मेरे को फेसबुक के ऊपर होना है या नहीं होना है। गूगल के अंदर ये चीज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्री में करी जा सकती है कि मेरे को जो है गूगल के ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मगर गूगल आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको करने के लिए
आप मात्र 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो पर डे के अंदर। आप कम से भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि 500 रुपये पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। लिंक्डइन की साइंस अगर आपको मालूम है तो लिंक्डइन तो बिल्कुल फ्री है, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि साइंस मालूम होनी चाहिए कि गूगल आपके लिए कैसे यूजफुल है, फेसबुक आपके लिए कैसे यूजफुल है, या लिंक्डइन कैसे यूजफुल है। अगर आपको वो साइंस मालूम नहीं है तो चाहे वो टूल फ्री हो चाहे वो पेड हो, आपके लिए तो बेकार है, वो आपके लिए तो बेकार है। और सेकंड चीज़ मैं कहता हूँ कि एक बिजनेस ओनर के लिए लाला जी को ना एक बात समझ में आती है, उनको महंगा सस्ता नहीं लगता, वो हर चीज़ महंगी लगती है जिसका कोई रिटर्न ना हो। वो हर चीज़ सस्ती लगती है जिससे मैं उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमा सकूँ मैं। और ये बात सारे लाला जी को समझ में आती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को गूगल से प्रॉफिट आ रहा है, तो आप गूगल के ऊपर, लेट से मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर गूगल के ऊपर 1 रुपया स्पेंड करते हो और आपको ये स्पेंड करने के बाद, एजेंसी फीस देने के बाद आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी समथिंग लाइक कि 1 रुपया डाला आपने, एटीएम से 2 रुपए बाहर आ गए। अब आप कितना पैसा लगाना चाहोगे गूगल के ऊपर? देयर इज नो लिमिट। यू विल ट्राई टू बाय, beg, borrow or steal to put in all the money that you can possibly gather into this, machine as होगी long ना। as it would keep giving you that same return. राइट। तो ये बात लाला जी को आराम से समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। उनको सिर्फ हिचक ये होती है कि यार मैं पैसा लगाऊंगा, डूब ना जाए वो पैसा, क्योंकि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। वो 500 रुपये या 1000 रुपये या 10,000 रुपये कमाने में जो मेहनत लगती है ना, वो 1 मिनट में जल जाता है। तो बेसिकली एज स्मॉल एज 2-2 हज़ार रुपए से ट्रायल रन करके सी व्हाट प्लेटफॉर्म इज वर्किंग, एक बार ही आपको देखना है और उसके बाद आप उसको स्केल फिर कर दो। देयर इज छापो। नो अपर लिमिट। जस्ट टू शेयर विद यू, मैंने जो भी आपको टूर्स एंड ट्रैवल का एग्जांपल दिया था, दिस जेंटलमैन स्टार्टेड विद द सेम 2000 रुपीज एक वीक के अंदर, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 300 रुपीज पर डे। टेस्ट इन्होंने करा, रन करा, बहुत अमेजिंग इनका आया। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी और डीपर स्टोरी में बताऊँ ये आपको। तो इनको मैंने बोला कि एक स्पेसिफिक टाइप की कैंपेन होती है फेसबुक की, जिसको हम बोलते हैं फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन। इसके अंदर जो आप कैंपेन जब चलाते हो तो यूजर्स जो है ना, आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बता देता है। आई एम श्योर आप भी वही रन कर रहे बिल्कुल होंगे उसके अंदर। और वो इतना आसान होता है कि फेसबुक को आपका नाम ऑलरेडी मालूम है, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी मालूम है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मालूम है। सिर्फ उसको एक बार टैप करना है तो फेसबुक कहता है ये इन्फॉर्मेशन है, मैं दे दूं। आप दूसरी बार टैप करते हो, लीड आ जाती है। इट इज सो सिंपल कि कई बार जिसने लीड दिया उसको मालूम ही नहीं होता कि अभी अभी लीड दे दी है उसने। तो अब इस चीज को हम एक बार लेकर के आगे बढ़ते हैं। इन्होंने करा और इन्होंने बोला सर लीड आ गई, अब क्या करूं मैं? मैंने कहा आपने लीड लिया है तो उसमें मोबाइल नंबर होगा, कॉल करो। कहता सर ऐसे थोड़ी ना कोई अपना मोबाइल नंबर देता है। तो मैंने को मालूम था कोई ऐसे देता नहीं है, पीपल आर बिजी, पीपल डू नॉट वांट टू बी बॉदर्ड एंड इंटिमिडेटेड, सो आई डिड नॉट इवन आस्क फॉर मोबाइल नंबर। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अभी कैंपेन को बंद करो, दोबारा कैंपेन बनाओ, उसमें मोबाइल नंबर भी मांगो। उनका 2 दिन के बाद कॉल आ गया, सर मोबाइल नंबर भी आ गया, अब क्या करूं? मैंने कहा अब आप कॉल करो। कि सर ऐसे कॉल कर दूं मैंने कहा हाँ कर दो। तो कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं पता नहीं काम की होंगी, लीड्स नहीं होंगी। तो मैंने कहा इसीलिए कॉल कर रहे हैं, बात करके पता लगेगा। इन्होंने एक एक करके कॉल करना शुरू करा। इनका मेरे को शाम को कॉल आ गया, कहता है मनु सर मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर मैंने कॉल कर करके पूछ रहा था आपको कुछ चाहिए भी सही, या आपने ऐसे ही अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बांट रहे हो आप इसके अंदर? कहते हैं 8वीं 10वीं लीड के पास आते हुए एक जन ने मेरे को डांट दिया। कहते हैं व्हाई डू यू थिंक आई वुड हैव गिवन यू माय मोबाइल नंबर इफ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड? डू थिंक आई एम अ फूल, आई वुड कीप गिविंग माय मोबाइल नंबर टू एवरीबॉडी? कहते हैं मनु सर उसकी डांट सुन के मेरे को इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता आपको। कि इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि यार लीड काम की है, लीड काम की है। अब this gentleman started increasing the budgets. At the peak, he was generating 18,000 leads per month. Wow. 18,000 leads per month, new leads. अब इन्होंने मेरे को जो अपनी स्टोरी शेयर करी थी, जब मैंने आपको पहले बताया था, तो ही सेड कि सर मेरे को जो ना टाइट इतनी ज़्यादा सिचुएशन है कि मैंने अपनी सेल्स टीम को बोला था कि शायद इस साल हम दिवाली के ऊपर बोनस रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी के अंदर टाइट चल रही है सिचुएशन। लोगों ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं सर, ठीक है, वी आर विद यू, दैट्स ओके। और जब वो ये चीज़ एकदम से क्लिक कर गई तो पता लगा दिवाली से 1 महीने पहले नई सेल्स टीम हायर कर रहे हैं। तो पुरानी सेल्स टीम परेशान हो रही है, कहते सर आप तो कहते ठीक नहीं चल रहा और आप नए लोग हायर कर रहे हो। कहते नहीं बेटा सब ठीक है, सब हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। एंड देन 1.5 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल के बाद उनका कॉल आया। मेरे को याद है मैं दुबई में था उस टाइम के ऊपर। ही सेड कि बिजनेस हैज ग्रोन सो मच एंड आई हैव नाउ ओन
these many properties. तो मतलब मेरे को भी सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि यार ये एक बार थोड़ा ब्रेक डाउन कर दीजिए कि लीड आने से कन्वर्जन तक की क्या साइंस है, या तो कन्वर्जन की क्या साइंस? लीड आने का क्या मतलब है? somebody has shown interest. अब that somebody is qualified for you and your business or not, that is the most important thing to check. आप सारी कहानी कर लेते हो, सारी ऑफर बता देते हो, सब कुछ बता देते हो, प्रोडक्ट भी उसको पसंद आ जाता है, फिर बाद में पता लगता है उसका तो बजट ही नहीं है, तो वो गलत हो गया वो। तो आपको जो है पहले इंश्योर करना है। एक प्रॉब्लम लोग मेरे को बताते हैं, लीड आती है जब वो कॉल करते हैं तो लोग फ़ोन नहीं उठाते, या फिर लीड आती है वो कॉल करते हैं तो कहते हैं हमने तो लीड ही नहीं भरी थी। तो ये टिपिकली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लोग बताते हैं कि ऐसा होता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैंने जो इवॉल्व करी है चीज़ें, वो ऐसे है कि लीड आई, आपने अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दिया जहां पर आपने ये बात करी है कि मेरे से जुड़ के आपको क्या फ़ायदा होगा या मेरे से नहीं जुड़े तो क्या नुकसान हो जाएगा, और मैंने कितने लोगों की किस किस तरीके से हेल्प करी है और क्या हेल्प करी है। ये लगभग 1-1.5-2 मिनट का वीडियो होगा। ओके, सो शुड यू वेट? ठीक है। सो उस 1-1.5-2 मिनट के वीडियो के अंदर आपने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब जितने लोग वीडियो देख लेंगे, ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 लीड्स हैं, 100 का वीडियो देखा, एकदम से कूद के 100 लोग नहीं देखेंगे वीडियो, मगर जितने लोग वीडियो देख लेंगे वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि आपने उनको ये कन्वे कर दिया कि मेरे से बात करने से आपको फ़ायदा होगा। अब इसका मतलब बात सुनने में इंटरेस्टेड है। अब आपको इमीडिएटली सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मेरे को इनसे बात करनी चाहिए, वेदर दिस लीड इज क्वालिफाइड, शुड आई स्पेंड 1 more minute और 1 more rupee एंड एनर्जी एंड रिसोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर लीड। तो उसके लिए आपको लीड को इमीडिएटली क्वालिफाई करना है। अब जस्ट टू मेक श्योर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, लीड क्वालिफिकेशन के अंदर बेयर मिनिमम 3 क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद एड ऑन कोई क्राइटेरिया और ऐड हो जाते हैं। वो 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं कि जो आप बेचना चाहते हो वो खरीदना भी वही चाहता है, जो आपका प्राइस पॉइंट है उसका बजट उसके आसपास का है, और जितनी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्वांटिटी आप सप्लाई करना चाहते हो उसको भी उसके आसपास की ही रिक्वायरमेंट है। नहीं तो मोस्टली लोग कहते हैं कि मेरे को 100 किलो या टनों के अंदर माल बेचना है, मेरे को जो आ रही है क्वांटिटी आ रही है वो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 250 ग्राम दे दो, तो लीड क्वालिफाइड नहीं है। या फिर अगर हम प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं, हमारा एक्स प्राइस है, वो x/2 या x/10 का मांग रहे होते हैं कि हमारे को इस पे दे दो, लीड क्वालिफाइड नहीं है। और ऑब्वियसली आप बेचना चाहते हो जूते, वो मांग रहा है चप्पल, तो लीड क्वालिफाइड नहीं है। तो आपको बेसिक 3 क्राइटेरिया आपको हमेशा फुलफिल करने पड़ेंगे, टिक करने पड़ेंगे उनसे बात करके। और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी, कॉम्प्लायंस, स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशंस, डिलीवरी, लाइजनिंग, XYZ, बाकी सारे फैक्टर्स भी ऐड हो सकते हैं। मगर ये बेसिक 3 क्राइटेरिया नहीं होंगे तो बाकी सारे क्राइटेरिया वेस्ट हैं। In terms of system, how I can visualize कि lead आई, आपने एक जगह डाल दी, and then someone is calling him, qualifying ये यस, सही है या नहीं है। यस। अब इसके अंदर 2 हैं चीज़ें कि या तो somebody calls, या फिर आज की डेट में जो है ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, ये काम AI आपके लिए बहुत अमेजिंग कर सकता है। यस, कि जैसे ही लीड आई आपने अपना AI का एक एजेंट लगा दिया, दोनों से उनसे बात करनी शुरू कर दी। AI एजेंट आर सो स्मार्ट दीज डेज, यू कैन नॉट इवन टेल कि आप मशीन से बात कर रहे हो या रियल ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो। और वे हमने करनी है चीज़ चैट के तरीके से, व्हाट्सएप के ऊपर। और ये किसी भी लैंग्वेज में हो जाता है, हिंदी में। अमेजिंग। आप हिंदी में बात करते करते इंग्लिश टाइप कर दो, टाइप करते करते कन्नड़ टाइप कर दो, करते करते स्पेनिश बात कर दो, एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में वो आपको जवाब देना शुरू तो कर देगा। ये जो AI टूल है ये मतलब व्हाट्सएप से इंटीग्रेट हो जाता है? ये व्हाट्सएप से भी हो सकता है, फेसबुक मैसेंजर से भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट की चैट से भी हो सकता है, इंस्टाग्राम से भी हो सकता है। Which tool is generally comfortably used? Rajiv has developed one such tool. You can take a look Okay. at that. Okay. We Or can maybe I share- can put it give in you a the- sample video. You can yeah. share. And we it. can share like in the link. हाँ। So वो आप टूल जो है आप वो उसको यूज कर सकते हो। We'll put it in the description for whoever. Anybody who wants to take a look at how this tool functions, तो आप वो देख सकते हैं उसके अंदर। So point being कि आपकी लीड जो है वो क्वालिफाई हो गई। अब लीड क्वालिफाई होने के बाद आपको इस पर्सन को अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसको सेल्स का पर्सन या क्लोजर बोलते हैं, उनसे बात करवानी है। अब जब इनसे बात करेंगे तो पैसा कमाना मुश्किल होता है, इसलिए पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको लगता है कि यार किसी तरीके से पैसा खर्च ना हो या कम पैसा खर्च हो, तो उसके लिए वो आपको अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं, अलग अलग रीजंस देते हैं।
मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी हमारा बजट नहीं है, आप बहुत महंगे हो, किसी से सुन के बताऊंगा, किसी से पूछ के बताऊंगा, किसी से डिस्कस करके बताऊंगा, अभी सीजन नहीं है, या अभी सीजन है, या XYZ। इसका मतलब अगर वो एक्सक्यूज आपको दे रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्वर्सेशन कट करना चाह रहा है। इसका मतलब कॉन्वर्सेशन कट हो गई तो सेल्स होंगी ही नहीं। तो सेल्स को कट करने वाली हर सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन। अब इसको काउंटर करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो ये बोलता है तो आपको क्या बोलना है, ये बोलता है तो ये क्या बोलना है, ये बोलता है तो इसको कैसे काउंटर करना है। इट इज कॉल्ड सेल्स वो ऑब्जेक्शन। तो आई थिंक हर बिजनेस को अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। यस, मगर पता होना चाहिए करना क्या। करना कैसे। और कई बार आप कॉन्वर्सेशन में पहले ही उसकी ऑब्जेक्शन आपको पता है जो आने वाली है उसको क्लियर हाँ, किसी किसी इंडस्ट्री के अंदर आप इसको प्री रेज एंड हैंडल भी कर सकते हो। तो टिपिकली ये कॉर्पोरेट्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है कि वहाँ पर टीम बैठी होती है तो उनका एक थोड़ा सा सेट सा स्ट्रक्चर होता है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो सारी चीज़ आप हैंडल कर सकते हो। बट रियल जो फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन होती हैं, आपको जैसे ही वो क्वेश्चन आता है उसको हैंडल कैसे करना है। नॉर्मली जैसे मैं देखता हूँ, कहता है मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। तो सेल्स पर्सन का क्या रिस्पॉन्स होता है या कॉलर का क्या रिस्पॉन्स होता है, ओहो सो सॉरी सर, व्हाट वुड बी अ गुड टाइम टू कॉल यू बैक। अब आप यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करो, उसके पास आपका नंबर आ गया है अब वो और उसको ये भी मालूम है कि आपने किस वजह से फोन करा है। अब वो उठाने वाला हम भी नहीं तो यही करते हैं। हम भी तो यही करते हैं, exactly। तो इंश्योरेंस का, बैंक लोन के कोई ऐसे उल्टे सीधे फोन आता है, पता लग गया अच्छा ये चीज का है, अभी उठाना नहीं है। हाँ, और थोड़े से हम लोगों में से थोड़े से जरा एक स्टेप ज्यादा आगे चले थे, वो ब्लॉक ही कर देते नंबर। अब कर लो आप सेल, उसके अंदर क्या कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको मालूम नहीं है इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। या फिर वो कहेगा हम तो ऑलरेडी किसी से ले रहे हैं, हम नए वेंडर नहीं देख रहे। ओहो ओके सर, नो प्रॉब्लम्स। इसका मतलब आपको मालूम नहीं है इस कॉन्वर्सेशन को कैसे टैकल करना है। इसकी साइंस है, आपने लीड किल कर दी, जबकि आपने अभी अभी क्वालिफाई करी है ये लीड, मगर आपने किल कर दी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है इस लीड को कैसे हैंडल करना है। तो इस साइंस को बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दैट इज स्टेप नंबर 2। और उसके बाद जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं कि वो खरीदना चाहता है मगर खरीद नहीं सकता अभी का अभी। देन ही हैज टू वेट, यू आल्सो हैव टू वेट कि जब नीड आएगी खरीदेगा तो वो तभी। तो उस केस के अंदर जब नीड आती है आप उसके सामने नहीं होते, वो किसी और से खरीद लेता है। इसका मतलब आपने फॉलो नहीं करा उस लीड को, विच इज द साइंस ऑफ फॉलो अप। तो अगर आप देखोगे तो लीड से कन्वर्जन तक की जर्नी जो है मैंने 3 पार्ट्स में कर दी। पहले लीड क्वालिफाई करना है, उसके बाद बात करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, उसके बाद फॉलो अप करके उसको या तो कन्वर्ट क्लोज करना है या पर फॉलो अप में एक फॉलो अप हो गया कि मैं हर थोड़े दिन में पूछ रहा हूँ सर रिक्वायरमेंट है अभी। ब्रिलियंट requirement है। क्वेश्चन, अब मजा आने वाला है। अब यहाँ पर फॉलो अप के अंदर लोग क्या करते हैं कि पैसे से जनरेट करी गई लीड को, क्वालिफाइड लीड को फॉलो भी नहीं करते। और मालूम है 73% 75% बिजनेसेस पैसा खर्च करके जनरेट करी गई लीड को फॉलो ही नहीं करते। हमारे साथ भी ऐसा ही हम है। भी यही कर रहे हैं। अच्छा, एक स्टेप ऊपर जाते हैं। जो लोग फॉलो अप करते हैं वो फॉलो अप कैसे करते हैं? सर पिछले हफ्ते आप आए थे, आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था अभी सोच के बताऊंगा, कुछ माइंड मेकअप कर लिया आपने? या फिर बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही कॉल्स आते या फिर सर वो आपने बोला था कि आप डिस्कस करके बताओगे, वाइफ से या पार्टनर से या घर में डिस्कशन हो गई, आगे कैसे बढ़ें? सर कुछ आपने एक्स प्लान करा, वाई प्लान करा, कुछ प्लानिंग हुई। अगर आप देखो, अगर वो एक वर्ड बोल दे आपकी सारी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई। वो क्या वर्ड होगा? ना। आपने क्या पूछा? सर आपने माइंड मेकअप कर लिया? ना। अच्छा सर कब आपसे कॉल करूं मैं? अगले हफ्ते बात करना, अगले महीने बात करना। इसका मतलब आपकी सेल्स के अंदर जो है ना फॉलो अप की साइंस जो है ना मिसिंग है कंप्लीटली। आई थिंक हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन फॉर ऑल बिजनेसेस, बिकॉज बहुत बार हमने लीड की साइंस लगा ली, पहली फर्स्ट क्वालिफाई की भी साइंस लगा ली, कन्वर्जन भी अगर चाहिए या छोड़ दिया, बट फॉलो अप की साइंस पे कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। देन दे आर लाइक कि चलो अब नई लीड आ गई, अब नई पे काम करेंगे। हाँ, नई के पीछे भागते हैं, पुरानी हाँ, छूट जाती। और जो आपने बोला पैसे दे के आई हुई लीड को लेट गो कर देते हैं एक टाइम बाद, क्वालिफाइड लीड। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है, साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि 80% ऑफ योर कन्वर्जन्स आर लाइंग इन द फॉलो अप। अब आपने सारा उससे डिस्कशन करा, सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी, सारा उसको एजुकेट करा, बट जब खरीदने का टाइम आया उसने जाके ऑर्डर किसी और को दे दिया। तो बहुत पेनफुल होता है ये सेल्स के लोगों के लिए, लाला जी, इट इज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं?
तो मैंने आपको बताया कि जो नहीं कर रहे थे वो ये करना शुरू करते हैं, सर कुछ माइंड मेकअप हुआ कुछ। तो इसका मतलब 0 से तो ये फिर भी बेटर है कि एटलीस्ट आप कॉल करके उससे पूछ तो रहे हो। कुछ लोग कहते हैं हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके थोड़ा बहुत करके ऑर्डर आ गया, तो 0 से तो फिर भी बेटर है। बट सेल्स फॉलोअप की साइंस के हिसाब से सबसे खराब तरीका है। 0 से बेटर है, मगर सेल्स फॉलोअप की साइंस के हिसाब से सबसे खराब तरीका है। सेल्स फॉलोअप की साइंस का क्या मतलब है, बात करनी क्या है, सेकंड क्वेश्चन मार्केटिंग का फिर से, कि मेरे से जुड़ के आपको क्या फायदा होगा, मेरे से नहीं जुड़े तो क्या नुकसान होगा। इसी चीज को आपको बार बार उसको रिमाइंड कराना है। अब किस किस तरीके से रिमाइंड करा सकते हैं, इफ आई कैन। हाँ हाँ बिल्कुल वही। हाँ, किस तरीके से रिमाइंड करा सकते हैं, तो एक तो आपको ये बताना है सर कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 महीने में आपने इतना लॉस और कर लिया, ठीक है। उसके बाद सर आपने तो नहीं करा, मगर देखो इन्होंने मेरा फायदा उठा लिया, इन्होंने मेरे से फायदा कर लिया, मेरी वजह से इनको फायदा हो गया, यानी केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरीज। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि सीधा बस बात करके ऑर्डर पूछो। फॉलोअप का मतलब ये कि ऐसा कम्युनिकेशन करना है जिससे वो थोड़ा हमारे क्लोज आए, हमारे को उसके पीछे पड़ने के बजाय वो हमारे पीछे आ जाए। और बीच बीच में कई बारी यस, समटाइम्स स्ट्रेटेजिक ऑफर्स कैन बी क्रिएटेड, समटाइम्स स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशंस कैन बी क्रिएटेड, जहां पर हम कॉल के ऊपर उससे बात कर सकते हैं। मगर ये फॉलोअप जो है ना, कॉल्स हमेशा, हर फॉलोअप डज नॉट मीन हर कॉल और ए कॉल। तो मैंने इसकी पूरी साइंस डेवलप करी है, जहां पर अगर आपको कंटेंट का सीवियर चैलेंज है, सीवियर से सीवियर चैलेंज है, तो मात्र 25 कंटेंट पीसेस जिसकी पूरी स्क्रिप्ट्स हैं, जिसका वर्ड फॉर्म में बोलता हूँ, ये कैमरे के सामने खड़े होकर ये बोल दो, 25 स्क्रिप्ट्स के अंदर आप पूरा 1 साल फॉलोअप कर सकते हो। और लोग जनरली यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉलोअप करना कितना चाहिए, कब तक करना चाहिए। तो मेरा इसके ऊपर सिंपल प्रिंसिपल है, जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टंग जाए। मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सिंपल है। एक बार अगर आपके उसमें आ गया तो योर सिस्टम लीड आपने क्वालिफाई खुद करी है ना। हाँ। इसका मतलब हाँ, अब इसके अंदर ये थोड़ा सा हो सकता है कि मान लीजिए स्कूल में एडमिशन लेना है और आप स्कूल हैं, अब उसके बच्चे ने एडमिशन ले लिया, अब बात खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा, अगर टाइम बाउंड है। अब लोग मेरे से बोलते हैं, अब इसका मतलब कि आपको जो है ना धंधे के अंदर और डीप घुसना पड़ेगा। मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि आपको हर बारी एक ही माल बेचना है या अपना ही माल बेचना है। मेरे को, हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि रियल एस्टेट में टिपिकली मेरे से बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम ना रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, हम घर बेचते हैं। अब आप कह रहे हो जिंदगी भर उसके पीछे पड़े रहो, अब उसने घर खरीद लिया, अब 15-20 साल वो घर नहीं खरीदने वाला दोबारा, मेरा छोड़ो किसी का नहीं खरीदने वाला, अनलेस इज एन इन्वेस्टर। ओके, इन्वेस्टर्स लेट्स से 20-30% इन्वेस्टर्स हो गए, बाकी 80-90%, 70-80% तो अभी एक्चुअल होम ओनर्स ही होंगे जो खुद अपने कंजम्पशन के लिए घर खरीद रहे हैं। अब नया घर वो खरीदेगा 15-20 साल के बाद। अब मैं उनको ये बोलता हूं, मैंने कहाँ बोला है, मेरी लैंग्वेज और डेफिनेशन के अंदर आ रहा है कि आपको हर बारी घर बेचने की ही जान लगानी है। कहते हैं सर क्या मतलब, आपका भी यही क्वेश्चन था। अब आप ये देखो, घर खरीदने के बाद वैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की उसको रिक्वायरमेंट होती है जो फुलफिल करने के लिए वो पैसा खर्च करना चाहता है, उनमें से आप कितना में इंटरेस्टेड हो और आप वो उसकी फुलफिल करने में हेल्प कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, कि घर खरीदने के बाद उसको इंटीरियर करना है, मॉड्यूलर किचन करना है, अप्लायंसेस खरीदने हैं, फर्नीचर बनाना है, वार्डरोब बनाना है। अब एज ए रियल एस्टेट डेवलपर क्या इसमें से किसी बिजनेस के अंदर आप उसको हेल्प कर सकते हो, किसी चीज़ के अंदर आप हेल्प कर सकते हो? अब रियल एस्टेट बोलते हैं सर बात तो समझ रहा हूँ मैं, आप बात ठीक भी कह रहे हो, मगर ये मेरा काम थोड़ी है, ये मेरे को तो मॉड्यूलर किचन या फर्नीचर बनाना आता ही नहीं है। अरे भाई, मैंने कब कहा कि आपने खुद करना है? मार्केट में बाकी कंपनीज हैं, उनसे टाइप एफिलिएट टाई अप करो ना उनके साथ में। अब मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 300 फ्लैट्स का, 300 यूनिट्स का 2 BHK का एक बिल्डिंग या एक प्रोजेक्ट था कलकत्ता के अंदर। उन्होंने मेरे से बात करी, जब उनसे हमने डिटेल में डिस्कशन करी, पहले तो 70 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आई। मकान खरीदने के बाद 70 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी जो हर मकान खरीदने वाले को चाहिए ही चाहिए या मोस्टली को चाहिए।
और अभी तक तो हम 1 के ऊपर ही खड़े थे, बस मकान बिक गया, अब तो क्या खरीदेगा वो। अब मैं सेल कुछ- नहीं कर रहे। अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कर ही नहीं रहे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने मकान खरीदना है तो मेजॉरिटी ऑफ लोग लोन लेते हैं। लोन कहाँ से आएगा? कोई ना कोई कंपनी लोन बेचेगी। आपका टाइप क्यों नहीं हो सकता उस लोन कंपनी के साथ में? बेचेगी वही, मगर अगर बिक गया, आपके थ्रू लीड गई है, तो ब्रोकरेज किसको मिलेगी? मैं इस बात को कैसे देख रहा हूँ कि मानो किराने की दुकान है भाई, वो आ रहा है तो उसको राशन भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, डिटर्जेंट भी चाहिए। आप ऐसा थोड़ी करोगे कि मैंने तो राशन दे दिया, दाल चावल चीनी दे दी, मैं तो और कुछ नहीं दूंगा। सो सिमिलरली मतलब इट इज नॉट दैट, इट्स अ रिक्वायरमेंट एंड आई जस्ट अ माइंडसेट। आई थिंक वैसे देखो तो इतना मुश्किल भी बहुत नहीं है। इंपॉर्टेंट। हाँ। अच्छा, कितना अच्छा अपसेल है। बहुत बहुत अमेजिंग। अच्छा, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मेरे को अपना सैंपल फ्लैट बना हुआ होता है ना, वो दिखाया था। मैंने कहा अगर ये कोई फ्लैट लेता है, आपके यहाँ पे वॉक-इन्स आते होंगे साइट विजिट के लिए, लोग खरीदते होंगे आपसे, कभी किसी ने आपसे ये पूछा है कि ये एग्जैक्ट सैंपल फ्लैट जो है मेरे को आप रेप्लिकेट कर दो जब मैं आपसे यूनिट खरीदूंगा? कहता है 1 मिनट रुको। बुलाया जो मैनेजर था साइट के ऊपर, हाँ भाई पूछा है किसी ने? कितने लोग पूछते हैं? कहते हैं सर लगभग 30-35% लोग पूछते हैं, हम फोकस ही नहीं कर रहे उसके ऊपर। अगर मान लो 100, 150, 200 यूनिट्स हैं आपके पास, 35% लोगों ने पूछा, मैं कहता हूँ 35% का भी आप सोचो कि 10%, 15% कन्वर्ट हुए, तब भी आपके पास जो है 3-4-5 ऑर्डर्स तो आ गए वहां पर। अब ये 3-4-5 आपने थोड़ी बनाने हैं। अब ये 3-4-5 बहुत छोटा नंबर है। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर उसको 10-20 लाख में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमारे को इसको स्पेशलाइज स्ट्रैटेजी के ऊपर, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि नंबर्स बड़ा हो। अब काम आपने नहीं करना। अब क्या ये इंटीरियर के लिए जो आपने करवाया है, कई मार्केट में कंपनीज होंगी, अगर उस कंपनी को 5, 10, 20 प्रोजेक्ट एक साथ एक बिल्डिंग के अंदर या एक प्रोजेक्ट में मिल जाएं, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? आपको सिर्फ ये असेस करना है जो मैंने पहले बताया था, काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये असेस करने के लिए आपको कंपनी उस लेवल की चाहिए जो 10, 20, 50 प्रोजेक्ट एक साथ हैंडल कर सके। आपने छोटी कंपनी ले आई, वो हैंडल नहीं कर पाएगी, काम खराब होगा। ओके, अगर आप बहुत बड़ी कंपनी ले आए, प्राइस नहीं मैच करेगा, काम खराब हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी कंपनी से टाइप करना है जो दोनों फुलफिल कर दे। चाहिए तो सही उसको। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद सुन के आप रिलेट कर पाएंगे। एक प्रीमियम एंड लग्जरी क्लास इटालियन मार्बल की कंपनी, जिनका 500 करोड़ का टर्नओवर है, मेरी उनसे बात चल रही थी, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन ये निकल करके आई कि आपका टर्नओवर पिछले साल का कितना था? 500 करोड़ था। तो अगर आप जो है एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताओ कि ट्रांजैक्शन की कितनी होती है, कहते हैं हमारा जो इटालियन मार्बल होता है वो हाई एंड होता है, तो टिपिकल ऑर्डर वैल्यूज है 1 करोड़ के आसपास, 80 लाख के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास होती हैं। तो लेट से 1 करोड़ मान लेते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिटेल में है ये लोग? हाँ, अब 1 करोड़ का अगर ये मार्बल बेच रहे हैं, जो बंदा 1 करोड़ रुपए का मार्बल खरीद रहा है, तो मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर इस मार्बल की पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का कितना % होता होगा? तो कैलकुलेशन निकल करके आई 15-17%, या लेट से 20% मान लेते हैं एवरेज अंडरस्टैंडिंग, इजी कैलकुलेशन के लिए। जो बंदा 1 करोड़ रुपए का मार्बल लगा रहा है, इसका मतलब वो 4-5 करोड़ रुपए के घर के ऊपर काम कर रहा है, 20% के हिसाब से लगा रहे हैं। अब जो मॉड्यूलर किचन बनाएगा, वार्डरोब्स बनवाएगा, इंटीरियर करवाएगा, तो ये तो है नहीं कि मार्बल के ऊपर तो 1 करोड़ खर्च कर दिया, बाकी सारे को 5 लाख में निपटा दिया, 10 लाख में निपटा दिया, ये तो नहीं होगा। तो उसी के अंदाजे के हिसाब से मॉड्यूलर किचन वाले कहते हैं कि हमारा जो है ना 15-17% का कंट्रीब्यूशन होता है। वार्डरोब वाले कहते हैं कि लगभग 20-25% तक का कंट्रीब्यूशन होता है। इंटीरियर डिजाइन वाले कहते हैं कि वो सारा हमने ही तो करवाना होता है, सारे ही कंट्रीब्यूशन हम करवा देते हैं फुलफिल। तो अब आप ये देखो कि अगर 500 करोड़ का आपका मार्बल सेल हुआ, तो मैंने कहा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में कितना गया? कहते हैं नियरली रेजिडेंशियल के अंदर ही जाते हैं, हम कमर्शियल में जाते ही नहीं, क्योंकि इस हाई एंड को कमर्शियल में जरूरत नहीं होती। मान लिया आपकी बात। तो इसका मतलब अगर एक 500 करोड़ का मार्बल लगा है, तो कम से कम 1000 से 1500 करोड़ का इंटीरियर डिजाइन का, सॉरी वार्डरोब का और मॉड्यूलर किचन का धंधा भी हुआ होगा, और उसी बंदे ने दिया होगा जिसको 500 करोड़ जिन्होंने आपको दिए। यही अगर आप टाई अप करके कुछ कर लेते इसके अंदर, तो 1000 करोड़ के 1500 करोड़ का 1% कितना होता है? 1000 करोड़ का 1% होता है 10 करोड़, 5% होता है 50 करोड़, 7% होता है 70 करोड़। अब मैंने उनसे पूछा कि आपको मालूम है इस लेवल के ऊपर एवरेज प्रॉफिट कितना होता है मॉड्यूलर किचन कंपनी का या वार्डरोब डिजाइनिंग कंपनी का? कहते हैं 25-30% तो कहीं नहीं गया।
तो 25-30% में से क्या 5 से 10% वो आपके साथ शेयर करने को तैयार हो जाएगा जब प्लेटर के ऊपर रख के आप बिजनेस सजा के दोगे उसको। तो आपने जो 500 करोड़ का मार्बल बेचा उसमें कितना प्रॉफिट था, थोड़ा सा गोल करके कि ठीक है जितना भी था ठीक है मगर मैंने कहा 20% अगर मानते हैं तो 100 करोड़ का हो गया। ये 100 करोड़ आपने पूरी जान लगा के, पूरी टीम ने पूरी मेहनत करके 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया आपको, यहां पर बिना कुछ करे सिर्फ फोन कॉल से मिल रहा है, डायरेक्ट प्रॉफिट सिर्फ फोन घुमाने से मिल रहा है क्योंकि आपके टाई अप्स हुए हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट कस्टमर नहीं ढूंढना, नई टीम नहीं चाहिए। फिर जैसे होता है ना अचानक से टिक बल्ब जल जाता है कहते हैं ब्रिलियंट। मेरे धंधे के बारे में मैंने ही कभी इस तरीके से नहीं सोचा था। बड़ा मजा आ रहा है सर, ऐसी मास्टर क्लास है। आई थिंक देयर आर सच गोल्डन नगेट्स फॉर एवरीवन। अगर इसमें से चीजें टेक अवे करके लोग अप्लाई कर लें तो ऐसे ही प्रॉफिट बहुत जगह बना सकते हैं। सो बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो जिस चीज से हम भी गुजरते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मतलब मुझे लगता है ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का ना बड़ा कड़वा सच है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग हमारे जैसे इंस्पायर हो जाते हैं, आपके साथ बात करी, ये करी, अब तो डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ये करना है, आग लगा देंगे, इतना खर्चा भी नहीं है, ऐसे नहीं है, ये सब कर देंगे। अब मार्केट में जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढने, 5 साल लोगों से माथा मारते हैं और लगता है यार कोई भी काम का नहीं है, सभी एकदम निकम्मे हैं, या तो ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, ये करेगा नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं आता। आई थिंक मतलब बहुत ही ऐसा बोलते हैं ना, किस्मत अच्छी होगी ना तो एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको मिल जाएगी। मतलब अगर भगवान ने कोई अच्छे कर्म हमने कर रहे हैं, मैंने पर्सनली ऐसा फील किया। या तो लोग मतलब प्रेजेंटेशन किसी को बोला कि ठीक है आप अपना डेक बना के भेजो, डेक बना के भेज देंगे, कहीं कोई नंबर्स नहीं होंगे कि कितने पोस्ट, कितना क्या कमिटमेंट, काफी हमने काफी एब्स्ट्रैक्ट चीजें। 15-15, 20-20 से लेके मैंने 70-70, 80-80 पेज के मैंने भी प्रेजेंटेशन डेक्स देखी हैं। लाला जी को आता है, मेरे जो जुड़े होते हैं मेरे को भेजते हैं, सर एक बार आप देख के बताओ उसको हायर कर लूं क्या तो कैसे, मतलब जो भी ऑडियंस है, डिजिटल मार्केटिंग चलो करनी है, कम बजट से भी स्टार्ट करना है, एक एजेंसी को चूज करें, बिकॉज एजेंसी बिकम्स योर ग्रोथ पार्टनर। मेरा ये बिलीफ है कि अगर मैं किसी एजेंसी को हायर कर रहा हूँ, आई एम पेइंग मनी, उनका नंबर 1 रोल ये होना चाहिए कि यार मैं कैसे बढ़ूं, मैं बढ़ूंगा तो मैं उनको हमेशा अपने साथ आगे लेके चलता ही रहूंगा। तो कैसे एजेंसी को चूज किया जाए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, हाउ डू वी स्कैन दैट एंड गेट अ राइट पार्टनर, ग्रोथ पार्टनर फॉर अस? हियर दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। आपका बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि लाला जी को लगता है मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ। अब क्या होता है कि वो एजेंसी को हायर करते हैं, एजेंसी आके ना टर्मिनोलॉजी उछालती है, बाउंस रेट देखो, इंप्रेशन शेयर देखो, CTR देखो। अब लाला जी बेचारे को पता कुछ नहीं होता, बोलते बहुत टेक्निकल है एजेंसी। तो नेगोशिएट कर करा के जितना निचोड़ सकते हैं अपनी हिसाब से निचोड़ के वो कहते हैं चलो हायर करते हैं, देखते हैं। 3-4 महीने 6 महीने में दिख जाता है यार पैसा लग गया, रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि लगता है कि मैंने ज़्यादा नेगोशिएट कर लिया होगा, अच्छी एजेंसी लाते हैं इस बारी फिर आप नेक्स्ट टाइम जो है अच्छी यानी कि महंगी एजेंसी लेकर के आ जाते हो, तो रिजल्ट फिर नहीं आते। मगर जब नई एजेंसी लाते हो तो वो आपको क्या बताती है, सर देखो आपने पहले इस एजेंसी के साथ काम करते थे तो 50 तो ये गलतियाँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब लाजो लगता है सर अब चलो अच्छी एजेंसी आ गई, अब काम ठीक हो जाएगा। मगर होता कि ये कि नई एजेंसी आती है फिर वही सेम। चैलेंज क्या है, लाला जी को ना खुद ही मालूम नहीं है कि मेरे को चाहिए क्या। अब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, आप मार्केट में जाओगे, अगर आपको मालूम नहीं है क्या खरीदना है तो सेल्समैन जो बेचेगा आप वो खरीद के आ जाओगे। अब आपके लिए वो यूजफुल है या नहीं है आपको मालूम नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो है मालूम है क्या चाहिए, आप दुकान पे गए तो सेल्समैन थोड़ा स्मार्ट है, वो कहता है भाऊ जी ये खरीदने आए हो आप, आपको मालूम है मार्केट में कितनी कंप्लेंट है इस चीज़ की, ये तो प्रोडक्ट ही पिट गया है, तो कंपनी बंद होने को आ गई है, इसका तो ओनर जेल में है, इसका तो ये है, इसका तो वो है तो आपको कहता है ये मत लो, ये ले लो। अब अल्टीमेटली एजेंसी भी एक बिजनेस ही है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा सारी एजेंसीज खराब होती हैं, मगर क्या होता है कि एजेंसी को आप बोलते हो ना तो वो आपको कुछ ज्ञान दे देती हैं। अब लाला जी बीइंग नॉन टेक्निकल, तो लाला जी को क्या पता होना चाहिए या लाला जी को क्या पूछना चाहिए। एक तो वही एज ओल्ड क्वेश्चन कि क्या मेरे टाइप के बिजनेस के लिए कभी काम करा है। दूसरा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में, उसका रिजल्ट क्या आया। अगर वो कहते हैं कि हमने ब्रांडिंग करी थी, हमने उनकी इतनी शेयर करी थी पोस्ट, इतना उसके अंदर इंप्रेशन है, इतने क्लिक्स आए, आपको ये पूछना है कि इनका क्या करूं, धंधा कितना आया। तो टेम्पलेट क्या है यहाँ पे
इसका क्या करूं, धंधा कितना आया। अगर वो ये नहीं बता पाते धंधा कितना आया, आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ एजेंसीज। अगर वो बताते हैं इतना धंधा आया, अब अगर वो आपके सिमिलर टाइप के इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख लिया कि इतना पैसा लगा, इतना धंधा आया, तो बेसिकली देख लिया कि ये प्रॉफिट ब्रेक इवन के आसपास है या जल गया सारा पैसा। वो भी, और फिर आप बता भी सकते हो कि ये सही बोल रहा है या थोड़ा मेकअप। बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे ऐसे तो कोई एजेंसी मिलेगी नहीं मेरी इंडस्ट्री में जिसने काम करा और धंधा प्रोड्यूस करके दिया हो। ठीक है, एक सेकंड के लिए आप ये क्वेश्चन निकाल दो, मेरी एजेंसी मेरी टाइप के किसी से काम करा है, आप हर बारी बस यही क्वेश्चन पूछो कि जिसके साथ तुमने काम करा था पैसा कितना लगा, धंधा कितना आया। अब होता क्या है कि गूगल अपना पैसा ले जाता है, फेसबुक अपना पैसा ले जाता है, एजेंसी अपना पैसा ले जाती है, लाला जी के हाथ में क्या बचता है? तो लाला जी इस वजह से बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि जब भी हायर करे तो फर्स्ट क्वेश्चन टू क्वालिफाई इज कि बिजनेस कितना आपने जनरेट करके दिया है, विद पास्ट में क्या करा है। अब आप उससे पूछोगे मेरे लिए क्या कर दोगे, दैट इज नॉट द राइट क्वेश्चन, बिकॉज उसको आपके बिजनेस के बारे में क्या मालूम है। राइट क्वेश्चन इज कि तूने जिसके साथ काम करा है, जितने टाइप के बिजनेस के साथ काम करा है, उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या आया जो तूने निकाल करके दिया, और वो रिजल्ट क्या था, पैसा कितना लगा, धंधा कितना आया। अगर वो समझ में नहीं आ रही या वो बात करते हैं कि सर, टिपिकली जो मैंने एजेंसी से कॉन्वर्सेशन सुनी है, सर देखो आप वो मार्केट में नए, आपको कोई जानता है नहीं, ठीक है, पहले हमारे को ना 6 महीने साल तो आपके ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में लगाने पड़ेंगे, तो धंधा तो भूल जाओ। मेरा सिंपल इस चीज़ का जवाब होता है, इस एजेंसी को भी भूल जाओ। पर रेफरेंस चेक कर लेना चाहिए ऐसे केस में कि एक्चुअली जो वो बोल रहे हैं कर रहे हैं ऐसा हुआ या क्या कमिट किया। गुड पॉइंट। मगर मेरे को क्या लगता है कि अगर किसी ने हाथ से काम करा होगा, अगर आप उससे 1 लेवल डिग करोगे, 2 लेवल डिग करोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर आपने पूछा कि भैया पैसा कितना लगा, अगर उसने काम करा होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा उसको याद होगा कि इस प्रोजेक्ट में कितना बजट था, 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 50 लाख का, कितना बजट था जो उसने स्पेंड करा। और अगर उसको ये मालूम होगा हाथ से काम होगा लीड्स कितनी जनरेट हुई थी, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा, उसने हाथ से काम करा, उसको मालूम होगा। अब लीड्स अगर आई थी तो कन्वर्ट कितनी हुई थी। हाँ, यहाँ पर मैं फिर भी मान सकता हूँ एजेंसी वाला बोलेगा सर वो तो लाला जी के पास है, वो तो कंपनी के पास है, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है, मगर लीड आई थी ये तो मालूम होगा ना उसको, क्योंकि वो तो उसके कन्वर्जन ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर दिख रहा होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप 2 या 3 बात करोगे तो आपको पहले तो ये समझ में आ जाएगा कि इसने हाथ से काम करा है या हवा में बात कर रहा है। और दूसरा, अगर लाला जी को बिजनेस आ रहा होगा तभी कंटिन्यू करते जा रहे होंगे वो, अगर बिजनेस नहीं आ रहा होगा तो टिपिकली लाला जी की पेशेंस 3, 4, 6 महीने में खत्म हो जाती है। तो वो आपको बात करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक एनालॉजी मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ एक्चुअली। सो वी बोथ वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन वास्तु, एंड ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर हमने कई अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से बात करी और बड़ा एक अच्छा जो जेन्युइन लोग थे, बड़ा ब्यूटीफुल कॉमन थ्रेड निकल के आया। मैंने चंडीगढ़ में भी बात करी, दिल्ली में भी 2-3 लोगों से बात करी, जयपुर में भी बात करी कि आपने कुछ चेंज किया, डेट नोट कर लो, रिजल्ट आया है, नंबर, वही वाली बात, आप वाली बात, नंबर आया है तो इसका मतलब वास्तु काम कर रहा है, नंबर नहीं आया तो नहीं काम कर रहा, एज सिंपल एज दैट। तो यही आई थिंक बिजनेस का भी, कोई भी एजेंसी लो, कुछ भी लो, नंबर आ रहा है तब तक सब कुछ ओके है, नहीं आ रहा तो उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी चीजें ही हैं, फंडामेंटल्स डू नॉट चेंज मच, वही छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ हमारे को नहीं मालूम होता कि इसको यहाँ पर भी अप्लाई करा जा सकता है, इसको यहाँ पर भी अप्लाई करा जा सकता है। राइट राइट राइट, राइट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आई थिंक मूविंग टू द क्लोजिंग, एनीथिंग लास्ट, कोई आप जो सबके साथ शेयर करना चाहें एज अ क्लोजिंग नोट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस ग्रोथ, जो भी आपने इतना इयर्स का एक्सपीरियंस है, एनीथिंग, एनी लास्ट क्लोजिंग नोट्स यू वुड लाइक टू शेयर? हाँ बिल्कुल, वुड लव दैट। मैं इसके अंदर क्योंकि डिजिटल साइड से आता हूँ तो मैं हर बिजनेस को चाहूँगा कि वो डिजिटल को ज़रूर टेस्ट करें, बिकॉज डिजिटल से धंधा नहीं आ सकता तो कहीं से नहीं आ सकता। एक्सेप्शन मैंने आपको बताई है, एंड डिजिटल इज़ द फास्टेस्ट एंड समटाइम्स द लोएस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल, राइट? सो डू नॉट इग्नोर डिजिटल। तो डिजिटल के अंदर आपको उसके बाद उसका प्रोसेस आ जाता है, बट यह है कि करना क्या चाहिए, फर्स्ट चीज़ डिजिटल करना चाहिए। हाँ, कई बार आपको नहीं क्लैरिटी है, सीख लो, यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं वीडियोस,
2 4 5 वीडियोस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। आधा 1 घंटा आपका पैसा है ना यार, पैसा तो आपका लग रहा है ना, 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड कर लो, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कोई स्ट्रक्चर प्रोग्राम कर लो, बेटर समझ में आ जाएगा। एजेंसी कैसे हायर करनी है, हायर कैसे करना है, इन हाउस टीम एजेंसी के साथ साथ सेम इन हाउस टीम के अंदर भी सेम है। इन हाउस टीम रखी हुई है, लाला जी मेरे को आके बताते हैं कि 5 बंदे रखे हुए हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए हर महीने जा रहे हैं, मेरे को पता कुछ नहीं चल रहा है करते क्या है सारा दिन। जब भी देखो कंप्यूटर के ऊपर बिजी रहते हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा आपको ये सब करने में घुसना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना धंधा कितना आया। तो कहते हैं वो भी नहीं आया। तो इट्स नॉट वर्किंग। ओके, तो मैंने कहा सबको हटा दो, स्टार्ट फ्रेश। तो सीधी सीधी धंधे की बात है, पैसा कितना लगा, धंधा कितना आया। वो डिजिटल के लिए भी एप्लीकेबल है और वो ऑफलाइन के लिए भी एप्लीकेबल है। उसी चीज़ को हमारे को मूल मंत्रा लेकर के चलना है। कोई ब्रांडिंग के ऊपर मैं फोकस नहीं करता। मैं कहता हूँ यार अगर बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक में वापस कितना आ रहा है, बस आपको ये देखना है। राइट राइट, दैट इज द ओनली क्लियर धंधे की बात, यस, पैसा कितना आया। बस। ऑसम सर, ऑसम, थैंक यू Yes, वेरी thank मच। you so much sir, thank you, it was a pleasure. I think बहुत सारे ऐसे की टेकअवेज सबके होंगे, so thank you, it was just a pleasure to have you. Likewise. Thank you so much for inviting me over. I hope you guys found value in whatever I had. Nice. एक ही बात पकड़नी है, धंधा कितना आया, बस। that is it.